नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। देखिए 2024-25 रेलवे एग्जाम्स टीसीएस ले रही है। तो अपन ने जो टीसीएस प्रीवियस ईयर 2023 और 24 में एग्जाम्स हो चुके हैं, उनमें जो जनरल साइंस के सवाल पूछे गए थे उसकी एक सीरीज स्टार्ट की, जिसमें टोटल 1155 क्वेश्चन हैं। ऑलरेडी पूछे गए सवाल, एक्स्ट्रा फैक्ट शायद कवर करते हैं। इस टाइप से कंटेंट आपको कहीं देखने को मिल जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देख लेना, क्योंकि एक सवाल में 10-10 सवाल जो आप रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। जैसे आपके सवाल नंबर 50 तक वीडियो नंबर 1 में कंप्लीट हो चुके हैं, आज अपन सवाल नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। 51वां सवाल है। तो एक सवाल तो पूछा गया है कि इसका जेनेरिक नाम क्या है मैंड्रीने का, तो ब्रेन कोरल है। इसी टाइप से मैंने कुछ और एक्सपेक्टेड जेनेरिक नाम जो एग्जाम में इनसे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सारे सवाल में इस प्रकार से फैक्ट ऐड है, आप देखेंगे। आपको न्यूलैंड का ऑक्टेव का पूछा तो डोबेराइनर का ट्राइड बता दिया, और जो हेनरी मोजरे ने कब दी है वो बता दिया है। इस प्रकार आप देखेंगे ये फैक्ट। पीडीएफ वैसे ऑलरेडी अवेलेबल कराई गई है। टोटल ये जो सवाल है ना, एक 1155, ये डिस्क्रिप्शन लिंक है, हमारी वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल मिनिमम फीस यहाँ पर रखी गई है, 38 रुपये है। और इसको अपडेट करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आपने पे कर दिया तो दोबारा कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरी पीडीएफ मिलेगी, साथ साथ वीडियो के साथ कुछ अपडेटेड फैक्ट आते रहते हैं ना, वो इस पीडीएफ में। जैसे वीडियो 1 में कुछ सवाल जो एक्स्ट्रा फैक्ट में ऐड नहीं थे, अभी वीडियो नंबर 2 में वो सारा, अभी मैं कंटेंट आपको बताऊंगा इस वीडियो में। 50 बार अपन देखने वाले हैं। ये दफा वीडियो नंबर 2 रहने वाला है। पूरी श्रृंखला का प्लेलिस्ट बनाई गई है। वीडियो 1 नहीं देखा तो आप देख लेना। अभी आपको पता है इस पीडीएफ में 2023 और 24 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके सारे साइंस के क्वेश्चंस हैं। 24 का भी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। जैसे एमटीएस का एग्जाम होने के बाद आंसर की आएगी, जो साइंस के सवाल पूछे गए हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ में अपडेट मिल जाएगा। जैसे ही आप दोबारा वेबसाइट पर आकर लॉगिन करेंगे ना अपना होम पेज, तो लॉगिन के बाद आपका ये पीडीएफ फाइल में दोबारा आप देखेंगे तो डाउनलोड का ही ऑप्शन आएगा, दोबारा बाई करने का नहीं आएगा, और उसमें अपडेटेड पीडीएफ रहेगी। एमटीएस के सवाल भी इंक्लूड रहेंगे। ये एक प्लस पॉइंट है। जो भी 2023 और 24 के आपके एग्जाम्स हुए हैं टीसीएस, वो सारे आपको मिल जाएंगे। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पहले से बाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कंटेंट का फायदा उठाएगा वीडियो के माध्यम से, लगभग 20 वीडियो में इसको अपन कंप्लीट कर देंगे रेलवे एग्जाम 25 नवंबर से पहले पहले। ये 23 के सारे सवाल है, 629 है, शिफ्ट वाइज आप देखेंगे, और डायरेक्टली आप क्लिक करके जा सकते हो। आपको देखने हैं जेई के सवाल, साइंस के पूछे गए 130 सवाल, तो डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे आप जेई पर आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ये जेई के सवाल है। बाकी आपको साथ साथ मॉक टेस्ट लगाते रहना है। एग्जाम से पहले 30 से 40 मॉक टेस्ट दीजिएगा, प्रैक्टिस करना है। टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके मॉक टेस्ट दे सकते हो। टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके अभी वहाँ पर डिस्काउंट डील का फायदा उठा सकते हो, जिसमें 2 वर्ष का पास प्रो आप देखेंगे 703 रुपये में, जो रेलवे का एग्जाम चलने वाला है। 25 में चलेगा, फिर अभी 25 का भी शेड्यूल आ गया, 25-26 तक अपना ये प्राइस लॉक करके आप बिंदास तैयारी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो में मिल जाएंगे, यानी 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर है। 17,000 प्लस यहाँ पर मॉक टेस्ट इंक्लूडेड किए गए हैं। तो जो भी एग्जाम्स हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सभी एग्जाम्स के यहाँ पर पेपर आपको एक बार पास प्रो रहने पर मिल जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस करना, उस पर आधारित सेक्शन मॉक, फुल मॉक है, सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ कंटेंट आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से टेक्स्ट बुक में भी मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पास प्रो ज्वाइन कर लें। बाकी ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे अपडेटेड पीडीएफ आप दोबारा प्राप्त करेंगे, लॉगिन कैसे करना, सारी प्रक्रिया एक डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली गई है, वो एक वीडियो आप देख लेना, पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। न्यू कैंडिडेट को पता नहीं रहता है पेमेंट करने पर डाउनलोड का ऑप्शन कहाँ मिलता है, वो सारा आप वीडियो में देख लेना। ठीक है, चलिए अब बिना देरी के वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सवाल नंबर 51वां, क्योंकि इससे पहले 50 क्वेश्चन प्रथम वीडियो जो इसका आया था उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अपन सवाल कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे, मेंड्रीना किस स्लेंट्रेटा जंतु का जेनेरिक नाम है। मेंड्रीना एक स्लेंट्रेटा फाइलम है ना, उसका यहाँ पर उदाहरण है। और इस मेंड्रीना की विशेषता देखिएगा, नरम ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं जो बड़े समूह में एक साथ रहते हैं। ग्रुप में मेंड्रीना रहती है भाई। तो इसका जेनेरिक नाम, सामान्य मेंड्रीना को माइंड है तो ब्रेन है, मैंड यानी माइंड, ब्रेन, तो ये ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं इसे। और सेलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत ये आता है। बाकी विशेषता आपको ऑलरेडी बताई है, ट्यूब के आकार का इसका नरम शरीर होता है और ग्रुप में एक साथ रहते हैं। और बाकी जो मेंड्रीना है ना, माइंड इस प्रकार है, ये समुद्र में चट्टानों या ठोस सतहों पर चिपके रहते हैं, चट्टानों में चिपक जाएंगे, और जिससे वे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो आपके मेंड्रीना का जेनेरिक नाम हो गया ब्रेन कोरल। इसी प्रकार आप देखेंगे और आपको इससे रिलेटेड पूछ ले, जैसे आपको पूछ लिया एनीमोनिया, इसका क्या नाम है भाई जेनेरिक, समुद्री एनीमोन आप कहेंगे इसे। फूल जैसा ये दिखता है, इसकी विशेषता है लंबी और टेंटिकल्स इसकी यहाँ पर एनीमोलिया है, इसकी विशेषता है। अब आपको पूछ लें ब्लैक कोरल किसका नाम है, तो ये एंटीपेथस ब्लैक कोरल, जैसे ब्रेन कोरल था ना, इसी प्रकार ब्लैक कोरल कहा जाता है एंटीपेथस। ये गहरे समुद्र में पाया जाता है, इसका रंग क्या होता है, काला होता है।
मैड्रीपोरा की बात करें तो ये फायर कोरल है, ठीक है। मैंड्रीपोरा फायर कोरल, क्योंकि स्पर्श से जलन होती है। फंगिया मशरूम कोरल है, फंगस मशरूम कोरल फंगिया है, इसका आकार मशरूम जैसा होता है और समुद्री चट्टानों में पाया जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे ओरेलिया, ये जो जेनेरिक नाम है मून जेलीफिश की बात करें, ओरेलिया के जेनेरिक नाम क्या है, मून जेलीफिश। बिल्कुल पारदर्शी होता है, गोलाकार मून जैसी आकृति है, इसलिए इसे मून जेलीफिश कहा जाता है। और हाइड्रा है, ये मीठे पानी में पाए जाने वाला पोलिप है, ट्यूब जैसी आकृति है और यहाँ पर इसकी कैपेसिटी रहती है पुनरुत्पत्ति की। तो ये प्रमुख यहाँ पर जेनेरिक नाम कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा एक अत्यधिक स्थिर आणविक संरचना वाला कृत्रिम फ्लोरीनीकृत यौगिक है जिसे अब तक की सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 हो जाएगा यहाँ पर। अत्यधिक स्थिर आणविक संरचना इसकी, और ये कृत्रिम फ्लोरीनीकृत यौगिक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात हो रही है। और इसकी जो संरचना है ना, स्थिर आणविक संरचना वाला ये एक फ्लोरीनीकृत यौगिक है। जैसे अब तक की सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस की बात करें ना, तो ये एक कृत्रिम सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड की है। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में इंसुलेटिंग गैस के रूप में किया जाता है, इंसुलेटिंग गैस यानी जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, वो वाली गैस के रूप में सल्फर हेक्साफ्लोराइड का उपयोग होता है। इसकी स्थिरता और लंबी अवधि के कारण ये वातावरण में काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। तो यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैस है, स्थिर है तो वातावरण में बना रहेगा, तो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाएगा। और ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है मतलब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है सूर्य की रोशनी, यानी एक तरीके से तापमान बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी ग्रीन हाउस गैसेज के कारण। नेक्स्ट वाले अर्जेंटिक की संयोजकता होती है, अर्जेंटिक की संयोजकता इसकी होती है +2। ये लैटिन शब्द अर्जेंटम से लिया गया है, अर्जेंटिक जिसका अर्थ चांदी है, तो अर्जेंटिक सिल्वर की ही बात हो रही है। इसका मतलब है कि अर्जेंटिक 2 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना रहा है, +2 है ना, इलेक्ट्रॉन 2 त्याग दिए, माइनस आवेश त्यागा तो पीछे 2 धनायन, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे 2 धनायन। जैसे सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो सिल्वर यहाँ पर ये अर्जेंटिक फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर जो उदाहरण दे रखा है वो अर्जेंटस है, ये टिक नहीं रहेगा क्योंकि ये आपका चार्ज देखेंगे Ag पर तो ये +1 है। वैसे Ag पर चार्ज सामान्य क्या होता है, अर्जेंटस का ही होता है, और ये +2 तक जा सकता है, अर्जेंटिक बन सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, अधिकतम यहाँ तक जा सकता है। लेकिन इस एग्जाम्पल में ये अर्जेंटस फॉर्म में ही आपको देखने को मिल रहा है। और अर्जेंटिक में आपके ये क्योंकि आप Cl देखेंगे तो माइनस आवेश है, Ag में आपका प्लस आवेश है, तो यहाँ पर AgCl बन गया आपके समक्ष है। तो ये अर्जेंटस फॉर्म में रहेगा सिल्वर क्लोराइड। बाकी इसकी अर्जेंटिक की आपको संयोजकता पूछी ना, वो +2 होती है। सिल्वर की जनरल आप +1 देखते हो क्योंकि ये स्थायी ज़्यादा है, अर्जेंटस की पूछ रहे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आप देखेंगे 1995 में एरिक कॉर्नेल ने किसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया जो बेहद कम तापमान पर रुबिडियम परमाणुओं की एक दुर्लभ गैस में संघनित हो जाता है? तो यहाँ पर ये जो अवस्था है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC आप बोलते हो, इस हेतु नोबेल प्राइज 3 वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है। वो बात है 2001 की। तो 2001 में अमेरिका का वैज्ञानिक है एरिक ए कॉर्नेल, जो यहाँ पर आपके मेंशन है सवाल में, एरिक ए कॉर्नेल। इसके साथ साथ में उल्फ गैंग कैटरले और कार्ल ली वेमन, इन तीनों को दिया गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल प्राइज 2001 में इन तीनों को दिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक का पूछा है, कार्ल विमेन का। और जो BEC अवस्था की बात करें, पदार्थ में 5 अवस्था मानी जाती है, ठोस, द्रव, गैस के अतिरिक्त यहाँ पर प्लाज्मा और BEC। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये 1920 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, और तो इसलिए इनके नाम आप देखेंगे बोस है। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने इसके हेतु गणनाएं की है 1920 में। उन गणनाओं को आगे बढ़ाया अल्बर्ट आइंस्टीन ने और एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका नाम दिया गया है। और ये कैसे प्राप्त होती है आप देखेंगे, इसका किस प्रकार घनत्व रहता है। वायु के घनत्व की बात करें ना, वायु का जितना घनत्व है ना उसका 1,00,000वां भाग, इतनी वायु में कम घनत्व ले आएंगे ये। वायु के घनत्व में बिल्कुल परमाणु अणु है वो हटा ही दे रहे हैं ये,
1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस, वायु के घनत्व से 1,00,000वें भाग जितने कम गैस घनत्व वाली गैस है ना, उसको बहुत कम तापमान पर ठंडा करेंगे ना, उस केस में आपको बीईसी मिलेगी। और इस हेतु एक प्रयोग किया 2001 में कॉर्नेल, कैटरले और विमेन, इनको दिया गया नोबेल प्राइज़ 2001 में। वैसे बोस और आइंस्टीन ने 1920 में इसके बारे में गणनाएं की थी। अब पांचवी अवस्था के बारे में थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं कि प्लाज्मा अवस्था है। प्लाज्मा आप देखते हो सूर्य में, प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। सूर्य की लहर आप देखते हो, रिंग देखते हो, तो वो चमकती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तो प्लाज्मा आप कह सकते हो ये आपका आयनीकृत गैस के रूप में मिलता है देखने को। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित हो जाते हैं और आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में भी प्लाज्मा होती है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत हो जाती है। तो प्लाज्मा क्या है? आयनीकृत गैस ही तो है। और इसे बाद में आप एक चमकीले फॉर्म में देखते हो, जैसे प्लाज्मा बोला जाता है। अगला सवाल देखो, जॉन न्यूलैंड ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तीयता का प्रस्ताव देते हुए एक नवोन्मेषी अवधारणा अष्टक के नियम को किस वर्ष में प्रतिपादित किया? कहने का मतलब आपको पूछा जा रहा है कि ऑक्टेव रूल किसने न्यूलैंड ने दिया है ना, जॉन न्यूलैंड ने, वो कब दिया है? तो अष्टक का नियम 1865 में दिया गया। कब? 1865 में दिया गया। अब सवाल पूछा जाता है कि न्यूलैंड की आवर्त सारणी है, कौन से तत्वों तक ये गुणधर्म पाए गए थे कि पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट आपस में गुण, प्रॉपर्टीज है वो समान दर्शाता है। तो ये लागू हो रहा था उस समय 56 एलिमेंट, 56वें तत्व थोरियम तक उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से मैच हो रहा है। तो ये बात हो रही है 56वें एलिमेंट थोरियम तक। इस फैक्ट से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आता है। ये तो आपको पूछ लिया कि भाई न्यूलैंड ने अष्टक ऑक्टेव रूल कब दिया? 1865 में। आपको पूछ लिया डोबेराइनर ने त्रिक नियम कब दिया है? तो आप कहेंगे इससे पहले 1817 में दे दिया है। त्रिक नियम में इन्होंने 3 एलिमेंट लिए और क्या पाया कि प्रथम और तीसरे एलिमेंट का जो द्रव्यमान है, परमाणु भार है, इनका एवरेज निकालेंगे ना, औसत निकालेंगे ना, 7 और 39 का औसत, यानी 7 + 39/2, 39 और 7 आपका 48, 48/2 यानी आपका हो जाएगा, सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ, 39 और 7 46, 46/2 बराबर 23। तो 23 यहाँ पर सोडियम का है कि नहीं है परमाणु भार? तो ये बीच के तत्वों के बराबर हो गया इनका औसत परमाणु भार। तो ये डोबेराइनर ने बताया। ये कब बताया? 1817 में बताया। इस प्रकार इन्होंने 3 प्रमुख ट्राइड्स दिए थे, त्रिक 3 दिए थे। एक तो ये लीनाक, लिथियम सोडियम पोटेशियम। एक मैं ऐसे याद रखता हूँ, लीनाक, कासरबा, कलबरी, इस प्रकार मेरे को याद है ये 3 ट्राइड्स। तो लीनाक यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम, फिर कासरबा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कलबरी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये तो नाम इजीली याद हो जाएगा। तो ये 3 प्रमुख ट्राइड्स हैं जिनके गुणधर्म यहाँ पर इस प्रकार मैच हो रहे कि पहले और तीसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालेंगे तो बीच के बराबर हो जाएगा। तो ये 1817 में दी। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी कब दी है? 1869 में। और डोबेरी आपके न्यूलैंड ने अष्टक दिया 1865 में, 1869 में मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी। अगला सवाल आपके समक्ष है यहाँ पर, किस कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध आती है? कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसमें बादाम जैसी सुगंध, और इसका उपयोग सामान्यतः चॉकलेट और सिक्के हुए पदार्थों में बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है। चॉकलेट वगैरह में बादाम का फ्लेवर डालना है तो उस केस में कौन सा कार्बनिक यौगिक यहाँ पर काम में लिया जाता है? क्योंकि उनकी जो सुगंध है वो आपकी बादाम की, आलमंड की जैसी आती है। तो ये आपके बेंजीन और एल्डिहाइड यानी बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, तो बेंजेल्डिहाइड की सुगंध बादाम जैसी है। ठीक है, उपयोग चॉकलेट में बादाम फ्लेवर के लिए। ऐसा कार्बनिक यौगिक बेंजेल्डिहाइड है जिसमें बादाम जैसी मनमोहक सुगंध होती है। अब आपको पूछ ले कोई कि मिर्च को तीखा बनाने वाला यौगिक कौन सा? तो वो है कैप्सेसिन। खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक एसिड। पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोकार्बन। सिलाई और कढ़ाई की सुई को चिकना बनाने के लिए कौन सा वैक्स उपयोग करते हैं? सिलाई कढ़ाई की सुई को चिकना बनाने के लिए पैराफिन वैक्स का उपयोग होता है। केला और सेब के पकने पर गैस जो उत्पन्न होती है कौन सी है? केला और सेब के पकने पर एथिलीन गैस उत्पन्न होती है, जो अन्य फल भी जल्दी पकते हैं। फिनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। और पौधों में जो हरे रंग का वर्णक होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग शवों के संरक्षण में किया जाता है। एक नाम है बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका उपयोग बेकिंग में किया जाता है ताकि आटा फूल जाए।
यहाँ पर आपको पूछ लें कि जो अपने शरीर की त्वचा की देखभाल में मुहासों के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मुहासे जो आ जाते हैं ना अपने शरीर के फेस पे, तो मुहासों के उपचार के लिए सैलिसिलिक एसिड का उपयोग किया जाता है, सैलिसिलिक एसिड का। एसीटोन का उपयोग नेल पॉलिश हटाने के लिए थिनर के रूप में एसीटोन का उपयोग करते हैं, नेल पॉलिश हटाने के लिए। ग्लिसरीन होता है ना, वो चमकदार रहता है, तो इसका उपयोग अपन मेकअप में करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन को नमी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। निकोटिन तंबाकू में पाए जाने वाले एक रसायन है जो आदत पैदा करता है। निकोटिन तंबाकू में क्या होता है, निकोटिन होता है। सवाल पूछ ले कि जो टिंचर आयोडीन होता है ना, जो कि एंटीसेप्टिक घोल है, घाव पर अपन लगाते हैं, तो टिंचर आयोडीन में किसका विलयन होता है, टिंचर आयोडीन में क्या होता है, टिंचर आयोडीन में इसमें लगभग 2 से 3% आयोडीन होता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे एल्कोहल आयोडीन और पोटेशियम आयोडीन, ये मेन चीज़ है, एल्कोहल और आयोडीन होता है इसमें। आपको पूछ ले गाजर में कौन सा होता है वर्णक, तो कैरोटीन होता है, नारंगी रंग प्रदान करता है। एथेनॉल का उपयोग हैंड सैनिटाइजर में भी किया जाता है। चींटी के डंक में जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, तो चींटी आपको डंक मार दे तो आप क्या कहेंगी, फॉर्मिक एसिड अम्ल है, तो आप इसका उदासीनीकरण करेंगे। उदासीनीकरण अम्ल का किससे किया जाता है, इसके साथ आप क्षार मिला देंगे, क्षार का मलम आप बेकिंग सोडा मिला दिया इसके अंदर, ठीक है। या फिर आप कैलामाइन का सॉल्यूशन डालकर भी, जहाँ पर चींटी ने काटा है उसमें कैलामाइन का सॉल्यूशन, आप कहेंगे कैलामाइन क्या आ गया, कैलामाइन में क्या होता है, सवाल पूछ ले, तो कैलामाइन में होता है जिंक ऑक्साइड। तो कैलामाइन लोशन का उपयोग करते हैं जिसमें जिंक ऑक्साइड होता है जो त्वचा को ठंडक प्रदान करता है। एक सवाल है कि न्यूलैंड के अष्टक के नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन यहाँ पर उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्वों से प्रारंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया, जो 56वां एलिमेंट था। बिल्कुल लास्ट एलिमेंट जो न्यूलैंड के ऑक्टेव में अभी आपको बताया, 56वां एलिमेंट थोरियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो 1869 में दी है, रशियन केमिकल सोसाइटी के सामने अपनी आवर्त सारणी पेश की थी मेंडलीव ने। उस समय मेंडलीव की आवर्त सारणी में ज्ञात तत्व कितने थे, 63 थे, 63 ज्ञात तत्व थी। पांचवें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान कीजिए। पांचवें आवर्त से अंतिम तत्व, तो ये पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में है, इजीली कर जाएंगे। पांचवें आवर्त से अंतिम तत्वों की पहचान कीजिए। अंतिम तत्व एक तरीके से यहाँ पर नोबल गैसेज की बात हो रही है, तो पांचवें आवर्त में कौन सी नोबल गैस आ रही है वो आपका होना चाहिए। जैसे कि इस हेतु आपको क्या करना है कि प्रथम आवर्त में कौन सी नोबल गैस आ रही है, उसके बाद आप देखेंगे द्वितीय आवर्त में, क्योंकि इसकी टिक तो आपको पता है, हीना, नेहा और करीना, ये आपको पीरियोडिक टेबल बता दो। ये अब बात हो रही है जो 18वां ग्रुप है, हीना, नेहा और करीना जीते रहो। हीना, नेहा और करीना जीते रहो, तो आप कहेंगे हीना तो आपकी पहले आवर्त की है, नेहा दूसरे आवर्त की है और तीसरे की है, करीना चौथे की है। जीते रहो यानी जिनोन, ये पांचों आवर्त की बात हो रही है, पांचों पीरियड की बात हो रही है, तो यहाँ पर जिनोन है। इस टाइप से आपको याद रखना है। जैसे 17वां ग्रुप है तो इसके एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल, बार, आई, अंटी। ओल्ड स्टाइल से टीपो। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके या सब भिखारी इस टाइप से। काशी कार्बन सिलिकन। काशी गए संत प्रभु है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, तो ये कुछ ट्रिक है। और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन मान लें तो इस टाइप से हाइड्रोजन, हल्ली, नाक की रबड़ी, सस्ती और फ्री। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अब सिक्का धातु में भी सवाल पूछ ले, सिक्का धातु क्यों आगे आऊँ, क्यों आगे आऊँ, तो ये पीरियोडिक टेबल दिमाग में होना चाहिए। पहले ग्रुप में क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु है। उसके बाद आप देखेंगे ये हैलोजन है, ये आपके नोबल गैसेज हैं। तो ग्रुप नंबर आपको जरूर याद होना चाहिए। 13वें ग्रुप में कौन से हैं, 14वें ग्रुप में आपका कार्बन परिवार है, बोरॉन परिवार है, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार 16 ग्रुप में, 15वें में नाइट्रोजन परिवार। तो आप प्रत्येक आवर्त का लास्ट एलिमेंट देख सकते हो। और प्रथम एलिमेंट में सारी धातुएं हैं जो आप देखेंगे यहाँ पर, हल्लीना की लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सभी पहले यानी आवर्त के पहला एलिमेंट है। उसके बाद दो सीरीज है आपके, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड आपके एलिमेंट 57 से स्टार्ट होती है और यहाँ पर चलती है 71 तक। एक्टिनॉइड 89 से स्टार्ट होती है और 103 तक चलती है। ये सीरीज दो पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ उपनाम बता देता हूँ। किस समूह के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है, कैल्कोजन कहा जाता है जो 16वां ग्रुप है ना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन परिवार वाले ग्रुप को कहते हैं कैल्कोजन। और सभी का मैं यहाँ पर नाम बता दूँ, क्षार धातुएं ग्रुप 1 को, समूह 1 को क्षार धातुएं कहते हैं।
सारी मृदा धातुएं समूह 2 को कहते हैं। समूह 11 को सिक्का धातुएं। समूह 13 बोरॉन परिवार है। 14 कार्बन परिवार है। 15 नाइट्रोजन परिवार है और 15 को नाइट्रोजन नाइट्रोजन परिवार को नाइट्रोजन्स भी कहते हैं। 16 को चैल्कोजन कैल्कोजन। 17 को हेलोजन। 18 को नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस बोला जाता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर कौन सा अम्ल जैतून के तेल का 55 से 80% हिस्सा बनाता है? जैतून के तेल में कौन सा एसिड होता है? लगभग 55 से 80% वो एसिड होता है जो इसे खाना पकाने के अधिकांश तरीकों के लिए अच्छा विकल्प बनाता है। सबसे अच्छा कोई ऑयल मानते हैं ना खाना पकाने के लिए, वो ओलिव ऑयल मानते हैं। ओलिव ऑयल ये जैतून के तेल को ही कहा जाता है, इंग्लिश में ओलिव ऑयल बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें ओलिव यानी ओलिक एसिड है। इसके अंदर 55 से 80% ओलिक एसिड है। ये एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। खाना पकाने में सबसे अच्छा विकल्प इसे माना जाता है। जब बात हो रही यहाँ पर फैटी एसिड की, तो ये सभी नाम आपके दिमाग में होना चाहिए फैटी एसिड का सोर्स। जैसे पामिटिक एसिड है। पामिटिक एसिड की स्रोत की बात करें तो पाम ऑयल में कौन सा अम्ल होता है? पामिटिक होता है। डेयरी उत्पाद मांस में पामिटिक है। स्टीरिक एसिड चॉकलेट, पशु वसा, दूध, इसमें स्टीरिक एसिड होता है। लिनोलिक एसिड सोयाबीन तेल में लिनोलिक एसिड है। मकई के तेल में ये लिनोलिक है। सूरजमुखी में भी लिनोलिक है। अब ये इंपॉर्टेंट आपको पूछ ले, सरसों के तेल में कौन सा अम्ल होता है? मस्टर्ड ऑयल में एसिड होता है एरुचिक। सोयाबीन तेल में होता है लिनोलिक और सरसों में होता है एरुचिक। और बुटीरिक एसिड ये किस में होता है? मक्खन में। मक्खन बटर है ना, तो बुटीरिक एसिड घास में पाई जाने वाली फैटी एसिड भी है। ओलिक एसिड ओलिव ऑयल में है, एवोकाडो में है, नट्स में आपको ओलिक एसिड मिल जाएगा। एक यहाँ पर नाम आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड विशेषकर आपके मछलियों में होता है। इसके अतिरिक्त जो नट्स हैं, वालनट हो गया, जैसे अखरोट हो गया, ठीक है, ड्राई फ्रूट है ना अखरोट, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा आपको। इसके अतिरिक्त जो एक सीड आता है चिया सीड, चिया बीज, जिसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, उसमें भी ओमेगा 3 फैटिक एसिड है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड में भी 3 टाइप है। एल्फा लिनोलेनिक एसिड, तो एल्फा लिनोलेनिक एसिड ये होता है फ्लैक्स सीड, चिया सीड, हेजलनट, सोयाबीन तेल और नट्स में आपको एल्फा लिनोलेनिक एसिड मिलेगा। अगला बात करें यहाँ पर डोकोजा हेक्सेनोइक एसिड। तो डोकोजा हेक्सेनोइक एसिड है मछली के तेल, खासकर तेलीय मछलियाँ जैसे सालमन, मैकेरल, सार्डिन, इन सभी में होता है। एक नाम आता है दोस्तों इक्कोसा पेंटेनोइक एसिड। तो इक्कोसा पेंटेनोइक एसिड है अलसी के बीज में और तेलीय मछलियों में देखने को मिलता है। अगला सवाल यहाँ पर यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यकृत जो अपने शरीर का अंग है ना, जैसे आप लीवर भी बोलते हो, ठीक है, तो लीवर से संबंधित स्टेटमेंट में आपको पूछा गलत कौन सा है? ये पित्त रस को स्रावित करता है। बिल्कुल यकृत आपका क्या करता है? पित्त रस बाइल जूस का श्रावण करता है और ये पित्त रस का काम आता है वसा का पाचन करने में। और पित्त रस कहाँ पर है? पित्ताशय नामक थैली में जमा हो जाता है। ये उदर के ऊपर बाईं भाग में जो आपका पेट है, आमाशय है, स्टोमाक के इस साइड होता है ऊपर। स्टोमाक के देखेंगे तो ये एक तरीके से राइट साइड में रहेगा, दाईं भाग में, क्योंकि इस एंगल से देख रहे हैं ना आप, मुंह आपका इस साइड है, आप इस साइड खड़े हो, तो उस स्टोमक से राइट साइड में, तो बाईं ओर नहीं दाईं ओर होगा आपका, उदर के ऊपरी भाग में, बाईं नहीं दाईं ओर। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये बात सही है, यकृत सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि है और लाल भूरे रंग की होती है। तो दो वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। यकृत उदर के ऊपरी दाएं भाग में होता है, न कि बाईं ओर। अन्य सभी सही है। यहाँ पर लीवर की मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं तो ये आपको कलर दिख रहा है ना ब्राउन वाला, ये लीवर है और ये आपका उधर स्टोमक है, तो इसके ये इस साइड में, राइट साइड में। तो इनकी स्थिति आप देख सकते हो, ये अपनी बड़ी आंत है, ठीक है, कॉलन आप जिसे बोलते हो। अंदर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। अब यहाँ पर बड़ी आंत में भी इन्होंने 2-3 भाग दिए हैं और छोटी आंत में भी 3 भाग हैं। ईलियम, फिर ड्यूडेनम और ज्योजनम, 3 भाग देखने को मिलते हैं छोटी आंत में, जहाँ पर शरीर का मैग आपके भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है ना, वो छोटी आंत में होता है। और भोजन कहाँ से आता है? ऊपर आपके ग्रास नली से, ईसोफेगस से होता हुआ अमाशय में आएगा, अमाशय से सीधा वो छोटी आंत में चला जाएगा। अब छोटी आंत के साथ में यहाँ पर ये बाइल जूस है या फिर अपना अग्नाशय का रस है, ये कनेक्ट है और छोटी आंत से सीधा यहाँ पर ये बड़ी आंत में प्रवेश करता है। उसके बाद भोजन लगभग बड़ी आंत में तो क्या होता है, केवल जल का एक तरीके से अवशोषण होता है। बाकी मैक्सिमम भोजन में जो अच्छे अच्छे खाद्य पोषक तत्व है ना, प्रोटीन विटामिन वगैरह, वो सभी ब्लड में कैसे जाते हैं? तो ये छोटी आंत में विल्ली नुमा जो प्रवर्ध होते हैं, अंगुली नुमा विल्ली जैसे बोलते हैं, उससे होते हुए
वो फिर अपने ब्लड में चले जाते हैं और पूरे शरीर में ये पोषक तत्व है सर्कुलेट हो जाएंगे। यकृत की बात करें तो पित्तरस बनाता है, बाइल जूस बनाता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। लीवर का एक इंपॉर्टेंट काम है, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं ना उनको यहाँ पर ये कंट्रोल करता है। कोई जहर आपने खा लिया है तो कहते हैं ना कि भाई शराब नहीं पीना है, आपका लीवर खराब हो जाएगा, क्योंकि लीवर क्या करता है, शराब का एक तरीके से जहर को कंट्रोल करता है, उसको शांत करता है, जहर को, उस जहर को यहाँ पर पाचन करता है। तो यदि ज़्यादा इफेक्ट जहर पिएंगे तो लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा, काम करना बंद कर देगा। तो विषाक्त पदार्थ और दवाओं को निष्कासित कौन करता है, लीवर करता है। शरीर का एकमात्र अंग है ना जो पुनर्जनित हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। लिवर आधा खराब हो गया, आधा कट गया तो दोबारा बन जाएगा भाई लिवर पूरा। ये जो आप देखते हो ना छिपकली, उसका पूंछ कट जाता दोबारा आ जाता, तो लिवर भी ऐसे हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। ये एक लिवर की अच्छी विशेषता है। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं। 1911 में एल्फा शहर के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोगसिद्ध संबंध किसने खोजा था? 1911 में ये गीगर और नट्टल ने एक नियम दिया था जो कि अर्ध आयुकाल से संबंधित था। अल्पाशय होता है ना, जैसे बात करें इस नियम की, गीगर नट्टल नियम 1911 में दिया गया। ये नियम क्या बताता है कि अल्पकालिक समस्थानिक लंबे समय तक रहने वाले समस्थानिकों की तुलना में ज़्यादा ऊर्जावान अल्फा कण उत्सर्जित करते हैं। तो दो टाइप के समस्थानिक हैं, एक जिसकी आयु कम है समस्थानिक की, तो जिसकी आयु कम है समस्थानिक की, समस्थानिक मतलब ऐसे एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक है वो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। जैसे आपने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक देखे, तो जिसका आयु कम है समस्थानिक की, टिकाऊ स्थायी नहीं है, उसमें ज़्यादा कैपेसिटी है अल्फा कण उत्सर्जित करने की, वो ज़्यादा ऊर्जा के अल्फा कण उत्सर्जित करेगा। लॉग बेस 10 लेमडा से आप इसका फॉर्मूला है a+b√e, जिसमें e है उत्सर्जित अल्फा कण की ऊर्जा। तो ये गीगर नट्टल नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? इसमें आप युग्म देखेंगे तो मधुमेह को इंसुलिन से मिलान किया है, तो आपको पता होगा जो डायबिटीज है वो कौन से हार्मोन के कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण अपना मधुमेह रोग हो जाता है। शरीर में यदि इंसुलिन जो कि अग्नाशय जो पेंक्रियाज है उससे निकलता है, दो हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन का कार्य होता है जो भोजन को एक तरीके से ऊर्जा में कन्वर्ट करना। अपने शरीर में इंसुलिन सीक्रेट नहीं हुआ तो भोजन से एनर्जी नहीं बनेगी, तो एनर्जी नहीं बनेगी तो अपन कैसे काम में लेंगे, काम नहीं हो पाएगा, ऊर्जा के बिना कैसे काम संभव है। इसलिए इंसुलिन आवश्यक है सीक्रेट होना, नहीं तो अपना भोजन अंदर ही अंदर कोई काम का नहीं है, सड़ जाएगा, उससे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे एटीपी के फॉर्म में, तो मधुमेह है ये रोग हो जाएगा, डायबिटीज़ रोग हो जाएगी इंसुलिन की कमी से। एक यहाँ पर एक्रोमेगाली दे रखा है जो एड्रीनाइलिन के साथ मिलान कर रखा है। घेंगा रोग होता है ना, अपनी गलगंड, गला एक तरीके से स्वेलिंग आ जाती, सूज जाते हैं गले की ग्रंथि, तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण, थायराइड ग्रंथि में सूजन, घेंगा रोग जैसे बोलते हो, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण है। अब यहाँ पर कुशिंग संलक्षण और कॉर्टिसोल रिलेट कर रखे हैं, इन दो चीज़ों को देखते हैं। सही मिलान यहाँ पर आपको पूछा ना, गलत मिलान किया गया एक तरीके से। गलत मिलान है एक्रोमेगाली का। एक्रोमेगाली क्या है ये? तो ये ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्राव से रोग होता है। ग्रोथ हार्मोन जो अपना वृद्धि हार्मोन है उसका ज़्यादा स्राव हो गया तो रोग हो जाएगा एक्रोमेगाली। जबकि एड्रीनलिन हार्मोन है जिसे आप करो या मरो हार्मोन के नाम से जानते हो, एड्रीनलिन ग्रंथि से निकलता है और ये हार्मोन है तनाव प्रतिक्रिया के दौरान होता है। एक ऐसी स्थिति बन जाए कि अब क्या करना है, स्ट्रेचफुल ज़्यादा हो जाए, शरीर में घबराहट जैसी, ये जब एनेक्जिटी है, क्रोध है, ये करो या मरो हार्मोन एड्रीनलिन के कारण होता है। कुशिंग संलक्षण की बात करें जो आपके टर्म आ रखा विकल्प में, तो कुशिंग सिंड्रोम आप इसे कहेंगे, एक चिकित्सक की स्थिति है जो शरीर में कार्टिसोल हार्मोन की अत्यधिक स्तर के कारण होती है। तो जो सही सुमेलित दे रखा है कि कुशिंग सिंड्रोम है, कार्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होगा तब ये कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। अब कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथियों में ट्यूमर आ जाएगी, गांठ आ जाएगी, या पिट्यूटरी जो पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान अपने ब्रेन में होती है ना, उसमें ट्यूमर आ जाएगी, तो ये कुशिंग रोग के कारण बनती है। कुछ दवाओं के सेवन से हो सकता है ये। और बाकी यहाँ पर फैक्ट आपको बता दूं, एक यहाँ पर मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन की कमी से नींद नहीं आती है। अवसाद जैसी समस्या इन दो हार्मोन से होती है, इनकी कमी से होती है। 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी नाम है परायूरेनियम। परायूरेनियम तत्व का नाम क्या है जिसका एक्टिनोइड श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 101 है? 1955 में खोजा गया रेडियोधर्मी एलिमेंट है
एक्टिनोइड श्रृंखला में आता है, परमाणु क्रमांक 101 है। इतनी चीज़ें दे दी हैं, इसका डायरेक्टली नाम ही पूछ लेता भाई 101वां परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है, तो कह देते आप मेंडेलिवियम। तो मेंडलीव का नाम सुना है उनके नाम पर, तो ये मेंडेलिवियम इसलिए ही पूछा है कि मेंडलीव के नाम पर है। एक्टिनोइड सीरीज का 101वां एलिमेंट है। अब यहाँ पर रेडियोधर्मी तत्व जो एक्टिनोइड सीरीज के अंतर्गत आते हैं उन सभी की बात कर लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लूटोनियम परमाणु क्रमांक है प्लूटो का 94, प्लूटो है 94। अमरीशियम अमरेश जी का परमाणु क्रमांक है 95। क्यूरियम 96, बर्केलम 97 और कैलिफोर्नियम कैलिफोर्निया सिटी 98। आइंस्टीनियम अब जैसे आपको पूछ लिया है ना, जो आपको नाम पर ही पूछा है ना, यहाँ आप देखेंगे तो मेंडेलिवियम पूछा ना, मेंडेलिवियम तो 101वां है। इसी प्रकार आइंस्टीनियम कौन सा एलिमेंट आप कहेंगे, आइंस्टीन तो बिल्कुल 99। फर्मियम है 100वां एलिमेंट आपको पूछ ले, क्योंकि 100 एक राउंड फिगर अच्छा है ना अंक, तो 100वां एलिमेंट है फर्मियम है। यहाँ पर अगला है आपके मेंडलीवियम है 101वां, नोबियम है 102वां, लॉरेंसियम है 103वां। तो ये प्रमुख एलिमेंट और उनका परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पर आपको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज में से ही सवाल पूछा है। एक्टिनॉइड सीरीज में एलिमेंट स्टार्ट होता है एक्टिनियम से, एक्टिनियम की परमाणु क्रमांक 89 है और खत्म होता है एक्टिनॉइड में लॉरेंसियम, लॉरेंसियम का 103 है। तो एक्टिनॉइड सीरीज में 89 से लेकर 103, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेंथेनॉइड सीरीज देखेंगे तो पहला एलिमेंट है लेंथेनम, परमाणु क्रमांक इसका 57 है। अंतिम एलिमेंट लेंथेनॉइड सीरीज का है लुटेटियम, लुटेटियम परमाणु क्रमांक है 71। नेक्स्ट अपन सवाल नंबर 67 देखते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। तो ये खोज की थी जॉन डॉल्टन ने। क्या खोजा इन्होंने कि जो भी रासायनिक एलिमेंट हैं उसमें परमाणु होता है अद्वितीय प्रकार का और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। द्रव्यमान अलग अलग होता है सभी परमाणुओं का, ये इसका अद्वितीय गुण है। जो भी परमाणु अलग अलग द्रव्यमान के कारण आपको अलग अलग प्रतीक होते हैं, तो प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना है। तत्व जो एलिमेंट है ना, वो परमाणु कैसा अद्वितीय परमाणु, उसके जैसा और कोई परमाणु नहीं, उससे मिलकर तत्व बना है और अपने द्रव्यमान के अनुसार ये भिन्न हो सकते हैं। अद्वितीय परमाणु है, दूसरे परमाणु द्रव्यमान के अनुसार चेंज होगा। तो ये जॉन डॉल्टन ने खोज की थी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, यानी सबसे पहले जो विचार प्रस्तुत किया है एटम का परमाणु को, वो किसने किया है। तो एटम परमाणु का सबसे पहले विचार रखा था ना, वो डेमोक्रिट्स ने रखा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेमोक्रिट्स ने रखा था। लेवेजियर का नाम आता है दोस्तों। लेवेजियर आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहे जाते हैं। तत्वों के संरक्षण के नियमों की खोज की और रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण को स्थापित किया है लेवेजियर ने। जोसेफ प्रिस्टली का नाम आता है, ऑक्सीजन का खोज करते हैं जोसेफ प्रिस्टली। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की है और रदरफोर्ड ने नाभिकीय भौतिकी के पिता के नाम से ये जाना जाता है। नील्स बोर परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत पर इन्होंने कार्य किया है, जिसने इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं और परमाणु स्पेक्ट्रा को समझने में मदद की। लॉरेंस किटिंग रासायनिक परिवर्तन और समवर्ती संरचना के अध्ययन में योगदान किया है। विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक होते हैं। विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक होते हैं। विटामिन और खनिज हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है शरीर में, तो उन हेतु बहुत आवश्यक है विटामिन और खनिज। अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है क्या काम आती हैं, तो ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो अपने बॉडीज़ में भोजन के जो पोषक तत्व है ना, पोषक तत्व जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज है, फाइबर है, तो इन सभी का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने में और किस प्रकार नए यौगिक का निर्माण करना, शरीर में कोई कोशिकाओं की मरम्मत या रख रखाव के लिए, ये सारी जो प्रक्रियाएं चलती है अपने शरीर में, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के माध्यम से होती है। चाहे ऊर्जा उत्पन्न हो रही हो, चाहे कोई शरीर की कोशिकाओं के रख रखाव के लिए काम हो रहा हो, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी भी शरीर में होती है उनको स्टार्ट करने के लिए विटामिन और खनिज का होना बेहद आवश्यक है। विटामिन के और खनिज का कुछ यहाँ पर संक्षिप्त में और कार्यों की बात करें तो विटामिन के अंतर्गत आप देखेंगे कार्यों में ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन प्रमुख है जो मेटाबॉलिक में मदद करता है। ऊर्जा यदि उत्पादित नहीं होगी तो शरीर में रिएक्शन संपन्न कैसे होती, काफ़ी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो ऊष्माशोषी रिएक्शंस होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है अपने भोजन के पाचन के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इसकी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है विटामिन। प्रतिरक्षा प्रणाली, आपको पता है विटामिन जो सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी अच्छा माना जाता है, इससे अपनी बॉडीज़ में प्रतिरक्षा प्रणाली है
वो मजबूत होती है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है विटामिन। त्वचा और आंखों का स्वास्थ्य के लिए विटामिन आवश्यक है बेहद। त्वचा विटामिन ए आप देखेंगे जिसमें गाजर में विटामिन ए होता है जो बोलते हैं आंखों के लिए अच्छा होता है। तो ये त्वचा और आंखों के लिए विटामिन आवश्यक है। हड्डियों का स्वास्थ्य, हड्डियों के लिए कैल्शियम जो खनिज है, फास्फोरस खनिज है, ये आवश्यक है। एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि, शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं विटामिन सी और ई। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं, अपन ऐसा तो है नहीं बिल्कुल शुद्ध आहार करते हैं, ऐसा आहार करते हैं जो खून में फ्री रेडिकल चले जाते हैं और वो फ्री रेडिकल्स यदि अपने ब्लड में जमा हो गए तो कैंसर का रूप ले लेंगे। उन फ्री रेडिकल्स को हटाने के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादातर फ्रूट में होगा या फिर पत्तियों में होगा। इसके अतिरिक्त आप कहेंगे वेजिटेबल सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है विटामिन के कार्यों में। खनिज में आपका जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी क्या उपयोगिता हमारे शरीर में? ब्लड निर्माण के लिए आयरन आवश्यक है कि नहीं है? रक्त कोशिकाओं के निर्माण में आयरन की भूमिका, तो आयरन खनिज है। हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फॉस्फोरस से होता है जो खनिज है। तंत्रिका तंत्र का कार्य सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है। ये अपना तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, इनको कंट्रोल करता है, नियमित करता है। हार्मोन बैलेंस के लिए जस्ता और सेलेनियम। पोषण अवशोषण है, खनिज पोषक तत्वों का शरीर में एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे अपने शरीर में कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम पड़ा लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो आप, तो उस केस में ये खनिज अच्छा काम करते हैं। विटामिन D3 की सहायता से कैल्शियम वगैरह का एब्जॉर्प्शन आसान कर देते हैं। नेक्स्ट अपना देखते हैं सवाल नंबर 17वां। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को शुष्क बर्फ फॉर्म में जब ठोस CO2 हो जाएंगे वो शुष्क बर्फ कहेंगे। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेप्थलीन की गोलियां, नेप्थलीन ये आपका होता है C10H8। तो नेफ्थलीन में आप देखेंगे तो इस टाइप से बेंजीन की दो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। एंथ्रासीन में बेंजीन की फिर 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलती है आपको एंथ्रासीन में। ये आपको नेफ्थलीन का पूछा है तो C10H8 है। कपूर के फॉर्मूले में कपूर का एक घटक होता है कैमोफोर, तो कैमोफोर का ये सूत्र है आपका C14H18O हो जाएगा कपूर, कैमोफोर। तो कैमोफोर कपूर है। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है ऊर्ध्वपातक पदार्थ के। सब्लिमेशन नाम सुना होगा, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमिनेशन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। आप ठोस को गर्म कर रहे हो, वो दरों में नहीं बदलेगा, मेल्ट नहीं होगा, सीधा ही गैस में उड़ जाएगा। तो इन यौगिकों की यही विशेषता होती है, बिना तरल अवस्था में बदले ठोस सीधा ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अंतर्गत ये सभी उदाहरण आते हैं, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन की गोलियां, कपूर, नौशादर, शुष्क CO2, ये सभी ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। सही स्टेटमेंट बताना भाई इसमें से। बैक्टीरिया में सूत्र कणिकाएं और केंद्रक पाए जाते हैं। सूत्र कणिकाएं किसे बोलते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो आपको पूछा कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक पाए जाते हैं और सही कथन बताना है। अब बैक्टीरिया में एक तरीके से प्रोकैरियोट है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ गया? ये तो गलत है। पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, सूत्र कणिकाएं और लयनकाय पाए जाते हैं पशु कोशिकाओं में, ये तो सही दिख रहा है। कवकीय कोशिका में हरित लवक, राइबोसोम और केंद्रक उपस्थित होते हैं, गलत है। पादप कोशिका में सूत्र कणिकाएं और केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, पादप में तो उपस्थित होते हैं। तो इसको और एलाबोरेट करते हैं। यहाँ पर पशु कोशिकाओं में राइबोसोम भी होता है, क्योंकि पशु कोशिकाएं आपके यूकैरियोट हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपका राइबोसोम है, जिसमें वैसे सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, बिना झिल्ली का कोशिकांग राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रो यू दोनों में तो राइबोसोम तो कॉमन है। माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल सेल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली वाला अंग है ना। माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, केंद्रक है, ये सभी दोहरे झिल्ली वाले। लयनकाय, तो लाइसोसोम वगैरह ये पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर बात करें, लयनकाय जो लाइसोसोम है पदार्थों का भंडारण और पाचन करता है। बाकी विकल्प गलत है। बाकी विकल्प जैसे बैक्टीरिया में सूत्रकणिका की बात हो रही, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, इसमें झिल्ली वाले कोशिकांग होंगे ही नहीं, सूत्रकणिका कहाँ से आ गई। कवक में हरितलवक नहीं पाए जाते हैं। हरितलवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सूत्रकणिका और केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, ये गलत दे रखा है, दोनों होते हैं। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों होते हैं। पादप और जंतु कोशिका में मेजर डिफरेंस की बात करें, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, एक कोशिका झिल्ली तो होती है दोनों में, लेकिन भित्ति है, वॉल केवल पादप कोशिका में ही देखने को मिलती है। पादप कोशिका में हरितलवक, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में पेड़ पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पादप में तो होता है लेकिन जंतु में नहीं होता हरितलवक। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तियां पाई जाती है, बड़ी रिक्तियां हैं जिसमें स्टोरेज के लिए काम आती, तो जंतु कोशिका में इतनी बड़ी रिक्तियां नहीं पाई जाती है।
जंतु कोशिका में क्या होता है, सेंट्रियोल्स होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होते हैं, लेकिन पादप कोशिका में इनकी कमी देखने को मिलती है, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम की। नेक्स्ट है उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। आवर्त 6 की बात हो रही है तो इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप सिलिकॉन देख रहे हो, ये आवर्त 3 का एलिमेंट है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है और आवर्त 3 का है। टंगस्टन, प्लेटिनम, रीनियम ये सभी आवर्त 6 के हैं। टंगस्टन का काफी बार ये प्रतीक पूछा जाता है, डब्ल्यू है, वोल्फ्राम नाम से लैटिन नाम है इसका, वोल्फ्राम टंगस्टन। परमाणु क्रमांक 74 है। प्लेटिनम का पीटी परमाणु क्रमांक 78 है। रीनियम का आरी परमाणु क्रमांक 75 है। ये हेतु आपको पीरियोडिक टेबल दिमाग में रखनी है जो ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अपना एनिमेलिया जगत के किस समूह में अखंडित द्विपार्श्विक रूप से सममित कोमल शरीर होते हैं जिसमें एक त्रिकोरी की संरचना यानी कोशिकाओं की 3 परतें होती है और ये किसी प्रगुआ, कंकाल और गुदा से रहित होती है। तो कौन से यहाँ पर एनिमेलिया जगत के फाइलम की बात हो रही है, तो ये चिप्टी कर्मी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, चिप्टी कर्मी यानी प्लेटीहेलमिंथीज की बात हो रही है। प्लेटीहेलमिंथीज के स्ट्रक्चर होती है, शरीर द्विपार्श्व श्रमित होता है, अर्थात द्विपार्श्व श्रमित यानी शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना लगभग समान होती है प्लेटीहेलमिंथीज में, लेफ्ट राइट एक जैसा। शरीर त्रिकोरक होता है, अर्थात इसका उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों में होता है। इसमें वास्तविक देहगुहा का अभाव होता है, देहगुहा यानी खाली जगह कैविटी है उसका अभाव होता है जिसमें सुवक्षित अंग व्यवस्थित हो सके। इसका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है इसलिए इन्हें चपटे कर्मी कहते हैं, प्लेटीहेलमिंथीज कहते हैं। इस टाइप से आप देखेंगे प्लेटीहेलमिंथीज है, चपटा शरीर है, द्विपार्श्व श्रमित दोनों एक साइड से दिखते हैं। ऑप्शन में आप उदाहरण देखेंगे तो प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टैपवर्म ये सभी प्लेटीहेलमिंथीज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे एनिमेलिया जगत के वर्गीकरण में, विविधीकरण में, तो यहाँ पर फाइलम देख लेते हैं संघ पोरीफेरा, इनकी विशेषताएं देखेंगे साथ साथ। पोरीफेरा छिद्रयुक्त जीवधारी, छिद्र किस में होते हैं तो पोरीफेरा में होते हैं। कठोर आवरण बाह्य कंकाल से ढका होता। स्पंज, 2 चीज विशेषता है, छिद्र है तो स्पंज है, तो स्पंज के स्ट्रक्चर का छिद्रयुक्त जीवधारी पोरीफेरा है। साइकॉन, यूप्लेक्टेला और स्पंजिला इसके उदाहरण हैं, ये पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद स्लेंट्रेटा जिसे निडारिया भी कहा जाता है, निडारिया का शरीर है, इसमें देहगुहा पाई जाती है। शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का है और कोशिकाएं 2 परतों की बनी होती है। स्लेंट्रेटा, निडेरिया के उदाहरण में हाइड्रा, समुद्री एनिमोन, जेलीफिश, कोरल इत्यादि आ जाते हैं, तो ये आपका सिलेंट्रेट है। निम्मेटोड को दोस्तों एसेलमिंथेज भी कहा जाता है। तो निम्मेटोड में त्रिकोरक जंतु द्विपार्श्व श्रमित है, प्लेटीहेलमिंथीज की तरह निम्मेटोड भी है। और बाकी यहाँ पर शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार है, उसमें आपके चपटा कर्मी प्लेटीहेलमिंथीज में शरीर चपटा था और ये 2 विशेषता थी, लेकिन निम्मेटोड में त्रिकोरक और द्विपार्श्व श्रमित के साथ में शरीर बेलनाकार है। ठीक है, इसके देहगुहा में कूट शिलोम होते हैं, इसके उत्तक, इसमें उत्तक पाए जाते हैं परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते। निम्मेटोड में परजीवी के तौर पर ये दूसरे अंगों पर रोग उत्पन्न करते हैं। निम्मेटोड में गोल कर्मी जो एस्केरिस है, फाइलेरिया कर्मी, पिन कर्मी, विचरेरिया ये सभी निम्मेटोड है। ये क्या है, निम्मेटोड है। एनिलीड भी द्विपार्श्व श्रमित त्रिकोरक होते हैं, वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित होता है। जलीय एनिलीड आवरण एवं लवणीय जल दोनों पाए जाते हैं, इसमें सेवन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्तरीय दोनों होते हैं एनिलिडा। एनिलिडा के उदाहरण में आप देखेंगे केंचुआ, नेरिस और जौक, ये एनिलिडा के उदाहरण है। आर्थ्रोपोडा की बात करें, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। इसमें सममिति पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है। आर्थ्रोपोडा में सममिति, सिमिट्री की पाई जाती है और शरीर इसमें खंड होते हैं आर्थ्रोपोड में, और सबसे बड़ा संघ है। और इसमें आप देखेंगे आर्थ्रोपोड का मतलब है जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। देहगुहा रक्त से भरी होती है आर्थ्रोपोड में, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता, डायरेक्टली देहगुहा रक्त से भरी देखने को मिलेगी। आर्थ्रोपोडा के उदाहरण में आपके पेलीमोन, तितली, मक्खी, एरेनिया, और उसके बाद बिच्छू, केकड़ी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेप्लिनीटा, मस्का और स्कोलोपेंड्रा, ये सभी उदाहरण हैं इसके आपके आर्थ्रोपोड के। मोलस्का के उदाहरण, जैसे मोलस्का में देखो तो शरीर द्विपार्श्व श्रमित होगा, देहगुहा बहुत कम होगी, खुली सेवन तंत्र होगा, उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना आपकी मोलस्का में होती है। घोंघा, सीप, काइटोन, ऑक्टोपस, यूनियो इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार आप और देखेंगे इकाइनोडर्मेट हैं, इसमें उदाहरण देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर इकाइनोडर्मेट में जंतु की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है, ये सवाल पूछा जाता है। इकाइनोडर्मेट में कांटों से आच्छादित है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है। और इकाइनोडर्मेट में तारा मछली, पंख तारा, समुद्री अर्चिन है, होलोथूरिया, ये सभी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटोकॉर्डेटा की बात करें, द्विपार्श्व समेत त्रिकोरक देहगुहा युक्त समुद्री जंतु है। नोटोकॉड षड़ की तरह ही एक लंबी संरचना इसमें पाई जाती है, ये तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है, तो ये आपका उदाहरण है प्रोटोकॉर्डेट का। वर्टिब्रेटा, जैसे आप कशेरुक बोलते हो, कशेरुक में
5 प्रमुख लक्षण आप देखेंगे, नोटोकोड, पर्सनली कशेरुक दंडे मेरुरोजी, त्रिकोरक शरीर, युग्मित क्रोमथैली, देहगुआ, ये सभी द्विपार्श्व समित त्रिकोरिक देहगुआ वाले तंतु हैं कशेरुकी। नेक्स्ट अपना देखने हैं क्लासिफिकेशन, अच्छा है आपके कवर हुआ। कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है कोशिका झिल्ली। पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सांद्रता में जा सकता है। तो केवल एक वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। झिल्ली का मतलब यही हुआ कि वो सिलेक्टिव है, कुछ पदार्थों को जाने देगी, कुछ को रोकेगी है। इसके दोनों और मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है, तो जाने तो देती है लेकिन सिलेक्टिव है, सभी को नहीं जाने देती है अपने अनुसार। कोशिका झिल्ली आप कहेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिसका अर्थ है कुछ अणुओं को गुजरने देती है और कुछ को रोक देती है। पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सांद्रता में जा सकता है, बिल्कुल गलत है। प्रासरण की क्रिया में उल्टा चीज होता है। विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। कौन जाते हैं? ध्यान रखना, विलयन के अणु नहीं जाते हैं। विलयन में विलय प्लस विलायक होता है। अब विलयन में विलायक ज्यादा हो गया, उस केस में विलय ज़्यादा हो गया, विलयन में विलय ज़्यादा हो गया तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। तो विलय ज़्यादा हुआ तो विलायक अपने आप एक तरीके से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर विलयन की सांद्रता बढ़ गई। अब विलयन की सांद्रता बढ़ गई तो विलायक के अणु क्या करेंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते कौन है? विलायक के अणु। ये प्रासरण में देखने को मिलता है। जो निम्न से उच्च दे रखा है ना, ये गलत है, ये ओस्मोसिस में नहीं होता है। कार्ल फ्रेडरिक गोस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने दुनिया के पहले विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार कब किया? तो यहाँ पर दो वैज्ञानिक का नाम है, गोस और वेबर। इन्होंने विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार किया। दुनिया का प्रथम ये विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ है। इसका आविष्कार इन्होंने 1833 में किसने किया? गोस संग वेबर। गोस और वेबर ने विद्युत चुंबकीय, वेबर का नाम आता है विद्युत चुंबकीय में, तो विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ गोस और वेबर ने किया है। अब ये जो खोज से सवाल पूछे जा रहे हैं ना, एसएससी पूछिया हैं आपके टीसीएस ने, तो और भी प्रमुख खोज देख लो भाई, लगे हाथ। गैलीलियो गैलीली की देख लो, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की है, यानी दूरबीन की खोज की है 1609 में। आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया 1687 में। लेकिन सवाल आता है, अपने गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन ने दिया है ना, वो किस बुक से दिया है? तो अपने ग्रंथ प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है आइजक न्यूटन ने। कब किया है? 1687 में किया है, 1687 में। गैलीलियो ने जो दूरबीन का आविष्कार किया टेलीस्कोप का, वो 1609 में। मैरी क्यूरी ने रेडियो धर्मिता की खोज 1898 में की है। थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज 1879। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में। लुई पाश्चर ने वैक्सीनेशन और पाचुरीकरण की खोज 1860 में। नेक्स्ट यहाँ पर एलेक्सिस डे टोकेविल, तो एलेक्सिस डे टोकेविल ने सामाजिक विज्ञान में योगदान दिया। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत 1864 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सिद्धांत 1665 में दिया। हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में सिद्धांत दिया है 1665 में। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है 1859 में। डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। और बाकी यहाँ पर कुछ और आप देखेंगे खोज। टेलीफोन की आविष्कारक कौन है? तो ग्राम बेल है, 1876। ध्यान रखना है टेलीफोन। रेडियो का मार्कोनी 1895। ट्रांजिस्टर का 3 वैज्ञानिक है, बेर्डिन, ब्रेटन और शॉकली। तो जॉन बेर्डिन, वाल्टर ब्रेटन और शॉकली ट्रांजिस्टर का इसी आपके सीरीज में प्रथम वीडियो में बात हो चुकी है 3 वैज्ञानिकों की, 1947। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 76 देखते हैं। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी बिना कलर का लवक, कौन सा रूप अवर्णी लवक का कौन सा रूप तेल संश्लेषण और भंडारण में दक्ष होता है और प्राक कणों में उन कोशिकाओं की परत में मुख्य रूप से पाया जाता है जो प्राक कणों को विकसित करती है? तो अवर्णी लवक का रूप है इलायोप्लास्ट। ये है तेल संश्लेषण और भंडारण में दक्ष, प्राक कणों में उन कोशिकाओं की परत में मुख्य रूप से पाया जाता है जो प्राक कणों को विकसित करती है, इलायोप्लास्ट हो जाएगा। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, ये वह रूप जो तेल संश्लेषण और भंडारण में दक्ष होता है, और इसका नाम है ओलियोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट कह सकते हो। इसकी तरह ही ये तो आपके ओलियोप्लास्ट है, प्राक कणों में पाया जाता है। प्राक कणों में जो कोशिकाओं की लहर है उसमें पाया जाता है, जो तेल संश्लेषण का काम करता है ओलियोप्लास्ट। ओइल यानी तेल है, तेल संश्लेषण करता है, प्राक कणों में पाया जाता है।
और ये एक अवर्णीय लवक है। इसकी तरह आपकी बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण और भंडारण कहाँ पर होता है, तो ये प्रोटीनियोप्लास्ट में होता है, जो बीजों में पाए जाते हैं, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी। स्टार्च प्लास्ट है, जो अन्न है, जो अपना कार्बोहाइड्रेट है, उसका संश्लेषण और भंडारण करता है। आलू में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ऊर्जा का भंडारण करते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 77, कौन सा प्रत्यय तब प्रयुक्त होता है जब CHO समूह किसी वलय या वलय तंत्र के कार्बन परमाणु या विषम परमाणु हेटेरोएटम से जुड़ा होता है। तो CHO समूह किसी वलय रिंग, CHO समूह किसी रिंग से जुड़ गया, जैसे बेंजीन की रिंग है, वलय से जुड़ गया, तो यहाँ पर CHO समूह जब रिंग से जुड़ जाता है उस केस में इसे क्या कहा जाता है, CHO को कार्बेल्डिहाइड कहा जाता है। CHO एक तरीके से एल्डिहाइड है, रिंग से जुड़ गया तो ये किसी वलय में CHO समूह जुड़ता है तो ये एल्डिहाइड के रूप में वर्गीकृत है, कार्बेल्डिहाइड इसे आप कहेंगे। तो ये आपका प्रतीक बता देता हूँ, जैसे एल्कीन्स में प्रतीक कौन सा लगता है, एल्कीन्स, एल्कीन का मतलब C डबल बॉन्ड C, दो बंध है एल्कीन में तो ईन हो जाएगा। एल्काइंस में C ट्रिपल बॉन्ड C, एल्काइन है। एल्कोहल में OH ऑल इसको पीछे बोलते हैं। एल्डिहाइड CHO इसका स्ट्रक्चर है, और एल्डिहाइड एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल। कीटोन्स में ऑन बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटोन का स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन। और नाइट्राइल्स में आपका C डबल बॉन्ड N, नाइट्राइल इसे बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ओइक एसिड इसे बोलते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन है COO, ठीक है, OH। एस्टर में COOR, एस्टर। एमाइन में NH2, ये आपका एमाइन है। एमाइड में CONH2, ये एमाइड है। CONH2 एमाइड है और एमाइन में NH2 है। तो एमाइड में आपको ध्यान रखना है CONH2 है, एमाइन में NH2 है। नेक्स्ट अपना देखते हैं बीजाणुद्भिद अवस्था किस पादप समूह में प्रभावी होती है। बात कर लेते हैं ये बीजाणुद्भिद अवस्था होती क्या है। बीजाणुद्भिद अवस्था आप इसे कहेंगे, काफ़ी ऐसे आप कहेंगे जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है जो बीजाणु द्वारा होता है। तो बीजाणु कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पत्तियों के नीचे आपको बीजाणु देखने को मिल जाएंगे। तो बीजाणु के द्वारा किस प्रकार जनन होगा, जब बीजाणु पत्तियों से गिरते हैं, नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनते हुए दोबारा जब अंकुरण होकर एक नया पादप बन जाता है तो ये बीजाणु द्वारा जनन हो जाएगा। तो ऐसा उदाहरण एक देखने को मिलता है बीजाणु द्वारा जनन में, फर्न में जो जनन होता है वो बीजाणु द्वारा होता है। तो सवाल आपको पूछा बीजाणुद्भिद अवस्था किस पादप समूह में प्रभावी होती है। सहवनी पादप, सहवनी पादप में आप में कौन कौन से आ जाते हैं, टेरिडोफाइट आ जाता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाता है। सहवनी प्रणाली उसमें पाई जाती है। सहवनी में दो उत्तक होते हैं आपके, जाइलम और फ्लोएम। जो कि जाइलम तो आपके जल को पेड़ पौधों में जड़ों से ऊपर ले जाने का काम करेगा, और फ्लोएम पूरे भोजन को पत्तियों से पेड़ पौधे के अन्य भाग में पहुंचाने का काम करेगा, फ्लोएम टिश्यू। तो दोनों टिश्यू जो पाए जाते हैं वो सहवनी प्रकार के पौधे हो जाएंगे। और सहवनी पादपों में फिर बीज वाले पौधे हो जाएंगे, जिसमें आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बोलते हो, और बिना बीज वाला, बीज रहित है, वो टेरिडोफाइट है, ये सहवनी पादप आ जाएंगे। तो आपको पूछा है कि बीजाणुद्भिद अवस्था किस समूह वाले पादप में होती है। जो सहवनी पादप है ना, उन्हीं में ही बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, जिसमें किस प्रकार एक पौधा है, पत्तियों से जब बीजाणु गिरेंगे और फिर वो कन्वर्ट होगा, नर और मादा युग्मक मिलने पर गैमेटोफाइट बनेगा, और उसका अंकुरण होने से किस प्रकार वो गैमेट्स के माध्यम से एक पौधा तैयार होगा, वो एक बीजाणुद्भिद अवस्था रहेगी। तो ये सहवनी पादप में पाई जाती है। सहवनी उत्तक आपको दो प्रकार के बता दिए हैं, बीज वाले पौधे जिसमें अनावर्त बीजी आप बोलते हो, यानी एक तरीके से जिम्नोस्पर्म, इसमें नग्न अवस्था में पौधे हैं, पाइनस साइकस, ये सभी। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ये चीज़ें देखने को मिलती है। बीज रहित में भी सहवनी पादप, टेरिडोफाइट में फर्न, हॉस्टेल है, ये बीज रहित सहवनी पादप है। बाकी यहाँ पर आप पादप वर्गीकरण देखते हो तो पादप शरीर जो बिना विभेदन के जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता उसे थेलोफाइट कहते हैं। जो विभेदित हो जाता है उसमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आते हैं। और जो विभेदित हो जाता है उसमें भी फिर दो टाइप के, एक बिना सहवनी उत्तक है, एक सहवनी उत्तक है। बिना सहवनी में ब्रायोफाइट है, सहवनी में आपके बीज रहित में टेरिडोफाइट, और बीज वाला में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। और फिर यहाँ पर एंजियोस्पर्म भी दो टाइप के, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री यहाँ पर। तो ये पूरा वर्गीकरण है। अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसे होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन एक देखेंगे, तो उसमें आपको पूछा है कि दहन पर, इनका दहन करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तभी दहन होगा, तो ज्वाला का रंग कैसा होता है।
तो ज्वाला का रंग होता है पीला। ज्वाला के रंग आपको 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। या तो ज्वाला का रंग पीला होता है, जो भी ज्वाला जलती है, चीज़ों को जलाते हो आप, या तो पीला रंग देखने को मिलेगा, गैस में आपको नीला मिलता है, या फिर लाल देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सी ज्वाला है? पीला है, नीला या लाल रंग की ज्वाला, यानी तापमान सबसे अधिक किसका है? तो नीले रंग की ज्वाला का तापमान सबसे अधिक है, लाल का सबसे कम है ठंडा, और पीला बीच में है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाएंगे तो बॉन्डिंग ज़्यादा है कार्बन कार्बन के मध्य, पूर्ण दहन होगा नहीं, पूरा नहीं जलेगा तो नीला कलर कहाँ से आएगा? अब पूर्ण दहन होगा तो इसका पीला कलर देखने को मिलेगा। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इस टाइप से कलर देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर विस्तार से मैंने नीचे बताया। ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है नीला भाग होता है। नीला भाग कहाँ पर? सबसे ज्वाला का गर्म भाग, जैसे मोमबत्ती आप जलाते हो, ये मोमबत्ती मान लिया, इसको आपने जला दी, ये मोमबत्ती की लो हो गई। तो सबसे ज़्यादा गर्मी दीप्त भाग कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा गर्म भाग कौन सा होगा? जो ऊपर वाला भाग है ना, यहाँ पर ऊपरी हिस्सा, ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा। इसके पीछे कारण है कि ये ऊपर हिस्सा कब पहुंचा? जब जल वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो गया, पूरा जल चुका है। जो जलने के बाद वाष्प बनी है ना, तो चीज़ जो जल चुकी है तो उसका तापमान आप देख सकते हो। एक तो बिना जले ही, एक पूरी जल चुकी, तो पूरी जलने पर इसका तापमान ज़्यादा होगा। पूरी जलकर वो उड़ रही है, वाष्प में कन्वर्ट हुई तभी ऊपर आ गई है, इसका मतलब ऊपर तापमान ज़्यादा है। इसलिए आप सोनार की दुकान पर जाते हो तो सोने को गर्म करते हैं ना, वो गैस का कौन सा हिस्सा काम में लेते हैं ज्वाला का? तो ऊपरी हिस्सा काम में लेते हैं उसको गर्म करने पर, क्योंकि इसका ताप ज़्यादा होता है और निचले हिस्से में ताप सबसे कम देखने को मिलता है। तो ये चीज़ नीचे यहाँ पर कवर की गई है कि बेस है ना, जो सबसे निचला हिस्सा है ज्वाला का, उसका ठंडा होता है, और सबसे शीर्ष टॉप है ना, ये गर्म भाग होता है। ये सभी फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे ठंडा भाग होता है लाल रंग का, और ये आपको बता दिया नीला रंग। नेक्स्ट है पैक्टिन, जो फलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होती है, मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई से बना होता है? तो पैक्टिन फलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी, ये किस अम्ल से बना है? पैक्टिन, ये दोस्तों गैलुक्टोरोनिक एसिड, कौन सा एसिड? गैलेक्टोरोनिक अम्ल से बना है। पैक्टिन मुख्य रूप से गैलेक्टोरोनिक अम्ल इकाई से बना है। ये एक पॉलीसेकेराइड है पैक्टिन, जो फलों में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सामग्री है। पैक्टिन पॉलीसेकेराइड है। पैक्टिन फलों की कठोरता और कोमलता को बनाए रखने में मदद करती है। तो फलों में ये पैक्टिन एक पॉलीसेकेराइड पाई जाती है, जिसमें गैलेक्टोरोनिक एसिड होता है, और ये जेली और जैम बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाती है। ये तो पैक्टिन की बात हो गई, जिसमें गैलेक्टोरोनिक एसिड होता है। इसी प्रकार यहाँ पर और मैं इकाई की बात करूँ, इनुलिन की बात करूं, तो इनुलिन में क्या होता है? फ्रुक्टोज इकाई होती है। पैक्टिन में आपको एसिड की इकाई बता दी गैलेक्टोरेक्टिन, लेकिन इनुलिन है ना, इनुलिन, इसमें फ्रक्टोज इकाइयों की बनी होती है, और ये पौधों में ऊर्जा के भंडारण के रूप में कार्य करती है। गम, जो नाम आपने सुना होगा, गम मुख्य रूप से गैलेक्टोज और रेमनोज, इन इकाइयों से बना हुआ गम है। हिमिलोज मुख्य रूप से ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एक्टिनोज से मिलकर बना है। जाइलोज कहो, एक्टिलोज कहो। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 81, कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरिल्मा कोशिकाएं कहा जाता है, पीएनएस में मुख्य गिलियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती है? तो कौन सी कोशिकाएं हैं जिन्हें न्यूरिल्मा कोशिका कहा जाता है? तो ये श्वान कोशिकाएं हैं। श्वान कोशिकाएं, जिन्हें न्यूरिल्मा कोशिकाएं कहेंगे, वे कोशिकाएं, यानी ये कौन सी कोशिकाएं हैं? जो परिधीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस, जो अपना पूरा परिधीय तंत्रिका तंत्र है ना, ये न्यूरॉन्स के चारों ओर एक आवरण बनाती है। न्यूरॉन्स जो अपनी संवेदनाओं को पहुंचाने के लिए आवश्यक है, न्यूरॉन्स का होना, तंत्रिका तंत्र का होना, तो ये न्यूरॉन्स के चारों ओर आवरण बनाती हैं, जिसे माइलिन आवरण कहते हैं। इस माइलिन आवरण की वजह से तंत्रिका संदेश तेजी से और कुशलता से चलते हैं। कोई भी अपना संदेश चाहता है, हाथ गर्म हुआ है, संदेश दिमाग में जाएगा तो हाथ हटाएंगे अपन। तो ये सभी कार्य होता है तंत्रिका तंत्र का। तो तंत्रिका संदेश हैं वो तेजी से कुशलता से चलते हैं माइलिन आवरण के कारण है। और माइलिन आवरण आपने यहाँ पर देख लिया है, वे कोशिकाएं जो परिधीय तंत्रिका प्रणाली में पाई जाती है, न्यूरॉन्स के चारों ओर एक आवरण बनाती है। ये न्यूरिल्मा कोशिका है ना, न्यूरॉन के चारों ओर एक आवरण घेरा बनाएगी, जो माइलिन आवरण बना लेगी, ये श्वान कोशिकाएं, ठीक है। और यही माइलिन आवरण काम आता है तेजी से संदेश को आगे भेजने में। श्वान कोशिकाएं न्यूरॉन्स को सुरक्षा और समर्थन भी प्रदान करती है, जिससे वे बेहतर तरीके से काम कर सके न्यूरॉन, और अपना पूरा अच्छे से संदेश है, अपने शरीर बैलेंस रहे, अब कंट्रोल कर सके पूरा शरीर, आसानी से जल्दी से अपन निर्णय ले सके। माइकल फेराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक इंसुमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी? बेंजीन की खोज किसने की है एक तरीके से, और ये यहाँ पर पूछा है कि किस वर्ष में की गई है। की तो माइकल फेराडे ने बेंजीन की खोज की है।
तो बेंजीन की खोज की गई है 1825 में। अंग्रेज वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने 1825 में प्रदीपक गैस इल्यूमिनेटिंग गैस से बेंजीन की खोज की है। फेराडे की जो माइकल फेराडे की बेंजीन की खोज है, तो फेराडे की इस खोज ने कार्बनिक रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि बेंजीन बाद में कई कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में सहायक हुआ। तो अन्य प्रमुख गैसों की खोज आवश्यक है, जैसे यहाँ पर बेंजीन की तो माइकल फेराडे ने कर दी 1825 में, अन्य गैसों की किसने और कब की वो देखते हैं, नजर डालते हैं। एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज में नाम आता है विलम शिल्ले और प्रिस्टली का, जोसेफ प्रिस्टली का नाम आता है। इन्होंने लगभग 1772 और 74 के दरमियान है ऑक्सीजन की खोज की है। हाइड्रोजन की खोज में नाम आता है हेनरी कैवेंडिश और 1766 में हाइड्रोजन की खोज की है और ज्वलनशील वायु से कहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की है जोसेफ ब्लैक ने की है, 1754 में की है कार्बन डाइऑक्साइड की खोज। और जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड को नाम दिया है फिक्स्ड एयर कहा था। क्या कहा था? फिक्स्ड एयर कहा था, CO2 को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की खोज की है डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में खोज की है। और इसे क्या कहा था डैनियल रदरफोर्ड ने? नाइट्रोजन को विषैली वायु कहा है भाई। श्वसन में कोई समर्थन नहीं है, CO2 के साथ बाहर आ जाती है वापस। नेक्स्ट अपन क्लोरीन की बात करें, शिल्ले ने क्लोरीन की खोज की। आप ऊपर ने शिल्ले और प्रिस्टली का आपने देखा ऑक्सीजन की खोज भी की, तो इन्हीं शिल्ले ने क्लोरीन की खोज की और शिल्ले ने नीचे और मैं नाम बताऊँ, क्लोरीन की खोज कब थी? 1774 में की है। और फिर यहाँ पर हीलियम की बात करें तो पीरे जेनसन और नॉर्मन लॉक्यर ने हीलियम की खोज की थी 1868 में। सूर्य के वर्णक्रम में हीलियम का पता लगाया। बाद में विलियम रैमसे ने 1895 में पृथ्वी पर इसे खोजा था। तो हीलियम की खोज में तीन वैज्ञानिक का नाम आ रहा। शुरुआती खोज तो 1868 में यहाँ पर एक तरीके से जेनसन और लॉक्यर ने की, और बाद में पृथ्वी पर इसे, ये तो सूर्य पे इन्होंने खोजा था स्पेक्ट्रम में, लेकिन पृथ्वी पर इसे खोजा था हीलियम को 1895 में रैमसे ने। ठीक है। नियोन में भी रैमसे का नाम आता है, हीलियम में भी रैमसे, ये नोबल गैसेज है। मॉरिस ट्रावर्स और विलियम रैमसे, इन्होंने नियोन के 1898 में नियोन की खोज की है। आर्गन की खोज है रेलिंग और रैमसे। रैमसे का नाम आर्गन में आ रहा है, नियोन में आ रहा है रैमसे का नाम। तो रैमसे ने यहाँ पर ऑर्गन की खोज की 1894 में। तो ये सभी गैसेज बहुत आवश्यक है। क्रिप्टॉन, ये सभी नोबल गैसेज है। क्रिप्टॉन नोबल गैस की खोज 1898 में। क्रिप्टॉन की खोज किसने की? ये भी रैमसे ने और ट्रावर्स ने। तो रैमसे और ट्रावर्स ने क्रिप्टॉन की, रैमसे और ट्रावर्स ने नियोन की। जिनोन की भी इन्होंने की है, रैमसे और ट्रावर्स ने जिनोन की भी 1898 में कर दी। पेनिसिलिन की खोज 1928 में किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, और ये एक तरीके से पहली एंटीबायोटिक। एक्सरे की खोज WC रॉन्टजन ने 1895 में की है। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग और बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की है। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, क्लोरीन की परमाणुकता क्या है? यानी क्लोरीन जो अणु है उसमें टोटल कितने परमाणु हैं? क्लोरीन की परमाणुकता है द्विपरमाणुक। परमाणुकता क्या होती है? एक तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। एक तत्व है, उसका अणु कोई बना है, तो उसमें कितने परमाणु होते हैं, वो आपका क्लोरीन है। अणु कब बनता है? परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, जो एक स्थिर एक आप संरचना कहेंगे अणु की। तो परमाणु कोई स्वतंत्र रूप से नहीं है स्थिर। तो परमाणुकता एक तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। अणु में कितने परमाणु है? जैसे कि एक परमाणु अणु जिसमें केवल एक परमाणु ही हो, ऐसा अणु कौन सा है? हीलियम है, क्योंकि ये नोबल गैस है, किसी से रिएक्शन नहीं करती है, तो केवल एक एक परमाणु है। नोबल गैस में एक परमाणु है, तो इसका परमाणुकता एक हो जाएगी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन सभी। द्विपरमाणुक में आपके हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये द्विपरमाणुक है। त्रिपरमाणुक में ओजोन O3 त्रिपरमाणुक है। बहुपरमाणुक यानी 3 से अधिक परमाणुकता, वो बहुपरमाणुक है। जैसे फॉस्फोरस P4 में रहता, सल्फर S8 में रहता, ये सभी को पता होगा, बार बार एग्जाम में आते हैं। ये सभी परमाणुकता आप देख सकते हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, इनकी परमाणुकता क्या है? क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति है ना, वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और बाकी आपने देखी है क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट भी पादप कोशिका में होता है, क्योंकि प्रकाश और संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जंतु में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति दोनों ही पादप कोशिका में होती है, जंतु में नहीं होती है। अब पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी है सवाल आता है, तो वो सेलुलोज से बनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट है, ये एक प्लास्टिडी है जिसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। और बाकी यहाँ पर अपन जंतु कोशिका की बात करें तो सेंट्रियोल, ये केवल जंतु में पाया जाता है, सेंट्रियोल पादप में नहीं पाया जाता है। ठीक है। दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति का गुण प्रदान करता है। इस समीकरण में v क्या है? तो समीकरण आप देख सकते हो, ये समीकरण है आपका AC बराबर V² r। ये एक्सेलरेशन बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स AC बराबर V² बटा
आर। इसमें वी क्या है? एसी यानी त्वरण। किसके कारण त्वरण है? वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति पर जो त्वरण लगता है ना, एक पिंड वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है अंदर की साइड में, त्वरण है, तभी तो वो चल रहा है वृत्ताकार पथ पर, नहीं तो वो सीधी गति करता, क्योंकि अंदर की साइड कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जो इस पथ पर उसको बनाए रख रहा है। बाकी एक समान वेग से भी चलता है ना, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही तो उसमें त्वरण हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा, लेकिन यदि वो सेम वेग से चलता फिर भी उसमें त्वरण होगा, क्योंकि अंदर की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, डायरेक्शन जो बार बार चेंज कर रहा है उसकी वजह से त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ पर AC बराबर V² / R। इसमें V वेग है, R उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाएगा, AC उस कण का त्वरण हो जाएगा जो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, अभी केंद्रित त्वरण आप इसे कहेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला याद रखना, AC बराबर V²/R। तो ये वेग है, वेग को दर्शाएगा। वेग को कह सकते हो चाल या गति, चाल या गति, चाल अपॉन गति नहीं है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट देखो यहाँ पर। लाइसिन सामान्य वृद्धि और मांसपेशियों के टर्नओवर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिस्टिडीन वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैलिन एक अनावश्यक एमिनो अम्ल है जो ये मानव शरीर में संश्लेषित होता है। हिस्टिडीन एक आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है जो वृद्धि एवं ऊतक की मरम्मत का कार्य करता है। गलत स्टेटमेंट में सवाल नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो गलत है। वैलिन एक अनावश्यक एमिनो एसिड जो दे रखा वो गलत है। वैलिन आवश्यक एमिनो अम्ल है। जो टोटल लगभग 9 आवश्यक एमिनो अम्ल है, 11 अनावश्यक है, तो 20 अपने बॉडी में एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि वैलिन एक अनावश्यक एमिनो अम्ल है, नहीं, वैलिन आवश्यक है। आवश्यक एमिनो अम्ल का मतलब वो अपने शरीर में संश्लेषित नहीं होता, बाहर से आहार के माध्यम से अपन को प्राप्त करना पड़ेगा। आवश्यक है, शरीर में हो जाता तो आवश्यक थोड़ा ही होता। आवश्यक क्यों है? क्योंकि बाहर से लेना पड़ेगा इसको। तो वैलिन एक आवश्यक एमिनो अम्ल है। आवश्यक वही होता है जो बाहर से आपको लेना पड़ेगा, शरीर खुद उसको नहीं बनाता, वो आवश्यक है। 2 टाइप के हो गए। यहाँ पर बात कर लेते हैं आवश्यक में जो 9 एमिनो एसिड होते हैं ना, जिन्हें शरीर खुद नहीं बनाता, बाहर से लेते हैं अपन। टोटल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल में 9 आवश्यक है। उनमें ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलिनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन और बच्चों के लिए एक हिस्टिडीन होता है। तो ये 9 आवश्यक एमिनो एसिड है। अनावश्यक में 11 एमिनो एसिड है। उसके अंतर्गत आपके एल्गिन, आर्गिनिन जो बच्चों के लिए है, एस्पार्गिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन और टायरोसिन, ये आपके अनावश्यक 11 एमिनो एसिड है। अनावश्यक आवश्यक 2 है ना, तो आवश्यक एमिनो अम्लों को भोजन से प्राप्त करना जरूरी होता है, और अनावश्यक है ये शरीर में एक तरीके से ऑलरेडी बने होते हैं, अन्य पदार्थों से ही बना लिए जाते हैं अपने शरीर में। किस जंतु संघ में शरीर सिर, वृक्ष और उदर में विभाजित होता है? कौन सा है यहाँ पर फाइलम जिसमें सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है जंतु? तो ये आर्थ्रोपोड की बात हो रही है। आर्थ्रोपोड में संवेदन अंग हैं जो सिर हैं, और वक्ष जिसमें चलने के अंग और प्राय पंख होते हैं, उदर में जिसमें पाचन अंग होते हैं। तो ये शरीर आर्थ्रोपोड हैं, यानी आर्थ्रोपोड में पैर एक तरीके से शरीर से जुड़े हुए पैर पाए जाएंगे। पैर है ना, अलग अलग नहीं, जुड़े हुए रहेंगे। तो यहाँ पर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है शरीर आर्थ्रोपोड, जो कि सबसे बड़ा संघ आप कहेंगे। इसका उदाहरण में कीड़े, मकड़ी, कष्टचेन ये सभी आते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसका उदाहरण वगैरह ऑलरेडी इस वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये आर्थ्रोपोड है, मस्का, घरेलू मक्खी है। तो इस तीनों में विभाजित होता है। सिर है, फिर उदर है, और फिर यहाँ पर आपके पाचन के लिए उदर हो गया। वक्ष जो आपका थ्रोक्स है, लंग्स वगैरह हिस्सा जो वक्ष का रहता है। नेक्स्ट अपना देखते हैं सवाल नंबर 88। आवेशित कणों का पता लगाने के लिए क्लाउड चैम्बर के विकास के लिए 1927 में आर्थर कॉम्पटन के साथ किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 1927 में आर्थर कॉम्पटन के साथ नोबेल प्राइज दिया गया चार्ल्स विल्सन ने। इन्होंने आवेशित कणों को देखने के लिए क्लाउड चैम्बर की अवधारणा का विकास किया, जो बाद में कण भौतिकी में महत्वपूर्ण उपकरण बन गया। तो यहाँ पर आवेशित कणों का पता लगाने के लिए क्लाउड चैम्बर का विकास हेतु 1927 में आर्थर कॉम्पटन के साथ में चार्ल्स विल्सन को नोबेल प्राइज दिया गया। अन्य प्रमुख नोबेल की बात कर लेते हैं फिजिक्स की जो आवश्यक है। मैरी क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, भौतिकी का 1903 में और रसायन का 1911 में। दोनों याद रखते हैं, 1903 और 1911 में। 1903 में मिला रेडियम की खोज हेतु, 1911 में मिला पोलोनियम की खोज हेतु। दोनों की खोज रेडियम और पोलोनियम की मैरी क्यूरी ने की है। तो फिजिक्स में 1903 में रेडियम की खोज हेतु और पोलोनियम की खोज हेतु। केमिस्ट्री में 1911 में मैरी क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज मिले हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी में 1921 में नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए दिया गया है। रिचर्ड फेनमैन और जूनियन चिंजर, तो जूनियन चिंजर और रिचर्ड फेनमैन के साथ में शिन इचिरो टोमोनागा, तो इनको फिजिक्स में क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के विकास के लिए
1965 में नोबेल प्राइज दिया गया। डॉक्टर जेम्स वॉटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और डॉक्टर मॉरिस विलिंकिस, इन तीनों को डीएनए की संरचना की खोज के लिए डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन क्रिक का है ना, तो इस हेतु चिकित्सा के क्षेत्र में 1962 में नोबेल दिया गया। कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति की बात हो रही है। पादप कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति किसके मिलकर बनी है? काइटिन की। और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसके मिलकर बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की। अब पादप में और कवक और जीवाणु में ही कोशिका भित्ति है, बाकी जंतुओं में नहीं होती है। वह यौगिक जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह यानी OH एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसमें दो अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो दो टाइप के अल्कोहल होते हैं दोस्तों, एक प्राथमिक अल्कोहल, एक द्वितीयक अल्कोहल। बात हो रही है यहाँ पर द्वितीयक अल्कोहल की, उससे पहले यहाँ पर दोनों ही क्लियर कर देते हैं अपन। प्राथमिक अल्कोहल में क्या होता है जी? ये आपका हाइड्रोक्सी समूह, ये कितने कार्बन से जुड़ा होगा? प्राथमिक में 2 कार्बन से। तो 2 कार्बन से, इसमें केवल एक अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो OH है। एक तो यहाँ पर OH से कार्बन परमाणु, और ये जो कार्बन परमाणु केवल एक से ही जुड़ा रहेगा, ये आप कह सकते हो एथेनॉल। ये प्राथमिक अल्कोहल है। मान लेते हैं ये जो कार्बन परमाणु है ना, जो OH हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा, ये आगे 2 कार्बन समूह से जुड़ गया, 2 कार्बन परमाणु से जुड़ गया, जैसे ये वाला हो गया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये कार्बन परमाणु जो OH से जुड़ा हुआ है, ये OH से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसके साथ साथ ये 2 और कार्बन परमाणु से जुड़ गया, तो ये द्वितीयक सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल में भी यही कहा ना, तो एक OH समूह एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा है, संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, जिसमें 2 अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े होते हैं। तो इस संतृप्त से 2 अन्य कार्बन परमाणु जुड़े हैं ना, वो द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा। अब इसका काम क्या आता है? जैसे ऑक्सीकरण करने पर प्राथमिक अल्कोहल सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो 2 टाइप के हैं। प्राइमरी जो अल्कोहल है ना, उसका यदि अपन ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेंगे, तो अल्कोहल बदल जाएगा एल्डिहाइड में, और फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। इसी प्रकार अपन सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो डायरेक्टली कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। लहसुन की विशेष तेज गंध किसके कारण आती है? लहसुन की विशेष तेज गंध उसमें सल्फर की उपस्थिति के कारण आती है। लहसुन की तेज गंध का मुख्य कारण सल्फर है, और सल्फर में भी एक यौगिक बनता है लहसुन में, जिसे अलिसिन बोलते हैं। तो एलिसिन उसमें यौगिक बन जाता है, उस अलिसिन यौगिक के कारण आपको एक विशेष तेज गंध, तीखी गंध और स्वाद देखने को मिलता है, एलिसिन के कारण, जो एक सल्फर का ही कंपाउंड है। प्याज में भी किसके कारण तेज गंध और तीखा स्वाद देखने को मिलता है? तो प्याज में भी सल्फर में एक सल्फ्यूरिक यौगिक बनता है, सल्फ्यूरिक यौगिक प्याज में बनता है, एलिसिन बनता है लहसुन में, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब और अपन प्याज के अलावा देखें तो एक आता है दोस्तों आइसोथियोसाइनेट। आइसोथियोसाइनेट ये यौगिक जैसे कि ग्लूकोसिनोलेट्स, मूली, सरसों और कुर्सीफेरस सब्जियों में पाए जाते हैं। ये कड़वा स्वाद और तीखी गंध के लिए जिम्मेदार है। तो मूली में कड़वा स्वाद, तीखी गंध, सरसों में तीखी गंध, कड़वा, एक तरीके से तीखापन, ये उसमें आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। एस्टर ये यौगिक फल और मिठाइयों में मीठा और फलदार स्वाद और सुगंध उत्पन्न करते हैं। फेनोलिक यौगिक जैसे कि टेनिन, जो चाय और रेड वाइन में पाए जाते हैं। टेनिन, चाय में टेनिन, रेड वाइन में टेनिन है, इसकी उपस्थिति से कड़वा और तीखा स्वाद आता, तो ये फेनोलिक कंपाउंड है टेनिन। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित होने पर फॉस्फोर लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सीलबंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब की पहचान करें। बात हो रही कैथोड रे ट्यूब की। कैथोड रे ट्यूब की विशेषताओं की बात करें ना, तो ये एक प्रकार का डिस्प्ले टेक्निक है। जो अभी आप LCD LED देखते हो ना, पहले ज़माने में कैथोड रे ट्यूब जो डिस्प्ले के रूप में कैसे काम करती थी, तो ये जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करते थे, वो इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ पर पड़ती थी? तो कैथोड से ये उत्सर्जित होती थी, जो एक धनायन इलेक्ट्रोड है, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन की धारा, जो बीम उत्सर्जित होकर फॉस्फोर स्क्रीन पर केंद्रित होती थी, और फॉस्फोर जो लेपित कार्बन, उस पर फॉस्फोरस है, जो एक ग्लास बना दी जिसपे फॉस्फोरस लेपित है, उस पर इलेक्ट्रॉन की बीम पड़ी, तो वहाँ पर आपको रोशनी दिखाई दी और पूरी इमेज वगैरह दिखाई देने लगती है। तो ये कैथोड रे ट्यूब CRT डिस्प्ले उसे बोला जाता है, जो प्राचीन समय में, अभी तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, लाइट इमिटिंग डायोड वाली स्क्रीन है, ये सभी आ चुके हैं, LED LCD। सवाल नंबर 93, दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था, जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था? तो दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी है 1869 में। उस समय ज्ञात तत्व 63 यानी 63 थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 6 आवर्त 8 समूह, कहीं कहीं आपको 7 आवर्त भी देखने को मिलते हैं। NCERT में 6 आवर्त 8 समूह दे रखा है, 7 आवर्त 8 समूह भी
कुछ बुक्स में दे रखा है। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में 63 एलिमेंट है। कुछ विशेषताओं की बात करें तो मेंडलीव ने तत्वों के रासायनिक गुणधर्म का जो अध्ययन किया था ना, इसमें 2 तत्व काम में लिए थे। विशेषकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया था और उन्होंने फिर ये सक्रिय तत्व अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर बहुत से एलिमेंट के साथ यौगिक बना देते हैं। ऑक्साइड बना देंगे, हाइड्राइड बना देंगे। फिर उसके गुणधर्मों के आधार पर इन्होंने अपनी आवर्त सारणी दी और 63 तत्वों पर ये इन्होंने कुछ कार्ड पर लिख दिए थे तत्व और उनके गुणधर्मों को फिर देखा तो मैच किया कि ये तत्व गुणधर्म मैच कर रहे हैं, तो इसको एक ही ग्रुप में रख देते हैं। मुख्य सिद्धांत है परमाणु द्रव्यमान पर ये मेंडलीव की आवर्त सारणी केंद्रित है और इसमें ऊर्ध्व जो स्तंभ है ना, कॉलम, उसको ग्रुप का है और 37 जो पंक्तियां हैं इसको आवर्त या पीरियड इन्होंने कहा है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ विफलता है, वो आप देखेंगे। एक उपलब्धि में इन्होंने कुछ रिक्त स्थान छोड़ा था, तो पहले से कि यदि कोई नया एलिमेंट आएगा तो यहाँ पर आएगा, तो उसका नाम भी दिया गया, वो एक इंपॉर्टेंट है। जैसे एका एल्यूमिनियम के गुणधर्म बाद में ज्ञात गैलियम से मैच हुए। सवाल आता है कि एका एल्यूमिनियम के गुणधर्म बाद में किस एलिमेंट से मैच हुए, तो एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, यम यम है ना, एका एल्यूमिनियम, एका एलू गैलू, ठीक है। इसी तरह एका बोरॉन स्कैंडियम, बोरॉन स्कैंडियम, यानी बोरा है ना उसमें कैंडी भर के लेके आ जाओ, बोरॉन, एका बोरॉन स्कैंडियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, ये बाद में एलिमेंट ज्ञात हुए तो इनके स्थान पर जो रिक्त स्थान छोड़ा था, पहले नाम ये दिया था इन्होंने एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, जो बाद में आप कहेंगे गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम के रूप में मैच कर गए, तो ये इन्होंने रिक्त स्थान काम आ गए, तो ये इसकी उपलब्धि है। 1931 में ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम, जीरोथ लॉ, शब्द किसने दिया, जो ये प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते हैं ना, तो वे आपस में भी साम्य में हो जाते हैं। दो निकाय साम्य में है, ये आपका शून्यवाद नियम है। जो किसने दिया है, तो ये नियम शब्द जो जीरोथ नियम शब्द दिया है वो राल्फ एच फाउलर ने दिया। ये बिल्कुल फेल, 0 नंबर आए तो आप फेल होंगे, तो फाउलर ने दिया ये। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या कहता है कि 3 निकाय हैं। अब इन 3 निकाय में मान लेते हैं ए और बी तापीय संतुलन में। तापीय संतुलन में मतलब अब ऊर्जा का स्थानांतरण वो नहीं करेंगे। जैसे पहले ए ठंडा था, ठीक है, बी गर्म था, अब दोनों को जोड़ा मैंने। अब हुआ क्या, ये गर्मी ठंडे के स्थान पर जाएगी, गर्म चीज ठंडे के स्थान पर जाएगी और दोनों एक ऐसी स्थिति में कुछ समय बाद आएंगे, दोनों का तापमान समान। अब दोनों का तापमान समान होने पर ये ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करेंगे, दोनों का तापमान सेम है तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। ये तापीय साम्य की स्थिति है, तापीय संतुलन की स्थिति है। तो मान लेते कि ए और बी तापीय संतुलन में है, ए और बी है ये तापीय संतुलन में। इसके बाद बी और सी भी तापीय संतुलन में, अब बी के साथ में सी भी तापीय संतुलन में है। इसका मतलब कि ए और बी का तापमान समान है और बी और सी का समान है, तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो ना ए और सी का भी समान है, तीनों का तापमान समान हो गया ना फिर तो ये स्थिति बताई है शून्यवें नियम में फाउलर ने। बिल्कुल फाउल सी स्थिति। इस सिद्धांत पर थर्मामीटर काम करता है, ध्यान देना। सवाल आ जाता है थर्मामीटर थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी के किस नियम पर काम करता है, तो थर्मामीटर करता है भाई जीरोथ नियम पर, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखते हैं, तापीय साम्य स्थिति बता दी है मैं। ऊष्मागतिकी के नियम पर फोकस करें तो जीरोथ नियम आपको बता दिया है। तापमान का तुलनात्मक गुण है 2, यदि तापीय साम्य में है तो तीसरा पहले के भी तापीय साम्य में होगा। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो आप कहेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। ये अपने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। और इसमें एक फॉर्मूला आप कहेंगे ये बताता है कि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो डेल यू है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो हो रहा है, तो आंतरिक ऊर्जा में जो बदलाव हो रहा है उस निकाय को दी गई ऊष्मा और उसके द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होगा। निकाय को दी गई ऊष्मा और निकाय द्वारा किया गया कार्य, आंतरिक ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है इसके योग के बराबर हो जाएगा, जो गणितीय रूप में ऐसे दर्शाते हैं। प्रथम नियम ने आपने देख लिया, न तो नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं। द्वितीय नियम में क्या होता है, और जीरोथ नियम में तो तापीय साम्य की बात हो रही थी। द्वितीय नियम बताता है कि एक अकेले प्रक्रम में ऊर्जा का निम्न कोटि से उच्च कोटि में स्वतः परिवर्तन संभव नहीं है। कहने का मतलब आप कहेंगे ऊष्मा स्वतः ही गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होगी, सॉरी गर्म से ठंडी में होती है लेकिन इसके विपरीत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि ऊष्मा ठंडी से गर्म वस्तु में चली जाए, गर्म वस्तु से स्वतः ही हो जाएगी। ऊष्मा स्वतः ही गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चली जाएगी, लेकिन इसके विपरीत नहीं है। इस नियम को एंट्रोपी की अवधारणा निकलती है, जो किसी निकाय की अव्यवस्था का माप है। यानी प्राकृतिक प्रक्रियाओं की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, एंट्रोपी यानी अव्यवस्था हो रही है। तो द्वितीय नियम कहता है
कि अकेला प्रक्रम है, निम्न कोटि से उच्च कोटि में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। तृतीय नियम क्या कहता है कि परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी शून्य है। आपका 0 केल्विन ताप हो गया। परम शून्य ताप वो ताप होता है बिल्कुल 0 केल्विन है, तो इस पर एंट्रोपी का मान शून्य है। एंट्रोपी यानी अव्यवस्था है ही नहीं, वहां पर अव्यवस्था बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है निकाय, कोई भी कण इधर उधर गति करके गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, स्थिर अवस्था में है। जैसे आपका एक रूम है, रूम में आपने व्यवस्था कर रखी, यहाँ पर सोफा है, यहाँ पर टेबल है, चेयर है, इधर आपकी वार्डरोब अलमारी वगैरह सब कुछ यहाँ पर सुविधा आपने अलमीरा की कर रखी है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई है कि रूम में सारे वस्त्र कपड़े और आपका पूरा ये बेडशीट वगैरह इधर उधर बखेर रखी है, उस केस में वो अव्यवस्था हो गई ना, उसमें एंट्रोपी बढ़ गई ना। तो परम शून्य तापमान बिल्कुल 0 केल्विन पर एंट्रोपी होती ही नहीं है, अव्यवस्था होती ही नहीं है, वो तृतीय नियम है। परम शून्य तापमान वह तापमान जहाँ किसी प्रणाली में सभी कणों की गति न्यूनतम हो जाए, कणों की गति ही नहीं हो और आंतरिक ऊर्जा का स्तर सबसे कम हो, उस केस को 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये देखने को मिलती है। 0 केल्विन यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह स्थिति होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ वीडियो नंबर 1 में भी, लेकिन उसमें सवाल था क्वथनांक का था, इसमें सवाल है गलनांक का, दोनों अलग अलग दे रखे हैं। उसमें आपके मेथेन का दे रखा था और एक याद नहीं आ रहा, पहला जो अपना वीडियो 1 में देखा था आपने बताना कौन से क्वथनांक दे रखे, ताकि मेरे को पता चले कि कंटिन्यूटी कितने कैंडिडेट है लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, साथ में बने हुए हैं। गलनांक के लिए कौन सा युग्म सही है, तो सही एसिटिक एसिड का गलनांक इन्होंने 290 केल्विन, एथेनॉल का 156 केल्विन, दोनों ही सही दे रखे हैं। एसिटिक एसिड आप देखेंगे 290 केल्विन गलनांक है, क्वथनांक 391, 100 का गैप है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 209 आपका गलनांक, क्वथनांक 334। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 250 गलनांक, क्वथनांक 349। एथेनॉल 156 गलनांक, क्वथनांक 351। मेथेन 90 गलनांक, हाँ उसमें एक तो मेथेन थी, क्वथनांक 111। और मेथेनोइक एसिड 281 गलनांक, 373 इसका क्वथनांक है। तो ये आपके हो गया क्वथनांक गलनांक की पूरी टेबल जो NCERT की। 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया है? किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया, कब? 1796 में पियरे लाप्लास ने किया है। लाप्लास ने निहारिका को चेंज कर दिया भाई। निहारिका कंसेप्ट है क्या, निहारिका क्या होती है, तो निहारिका की बात, जो अंतर तारकीय माध्यम है, तारों के बीच में अंतर तारकीय माध्यम, इसमें ऐसे बादल होंगे जो धूल से भरे होंगे, हाइड्रोजन गैस से भरे हुए बादल है, हीलियम गैस के है, अन्य कोई आयनीकृत प्लाज्मा गैस है, उसके बादल आपको देखने को मिलते हैं ना तारों के बीच में। ये बादल कोई सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, सौर परिवार का हिस्सा नहीं है। सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में से सौर परिवार से कौन संबंधित नहीं है, उसमें ऑप्शन दे देते हैं निहारिका, तारे वगैरह ये सब कुछ देते हैं। तो आपको बता दूं निहारिका सौर परिवार का हिस्सा नहीं, और न ही तारामंडल, तारामंडल भी सौर परिवार का नहीं है। सौर परिवार है सूर्य का परिवार, सूर्य अपने आप में एक तारा है, तो बाकी तारों की क्यों बात करेंगे। सूर्य का परिवार में सूर्य और उनका चक्कर लगाते हैं, बाकी जो ग्रह उपग्रह हैं वो सभी सूर्य का परिवार में, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, ये सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो सौर परिवार के सदस्य हो जाएंगे। और बाकी तारामंडल और निहारिका नहीं है। यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है, हमारा सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा से संबंधित है। तो निहारिका एक तरीके से धूल या हाइड्रोजन हीलियम गैस आयनीकृत गैस का बादल है। तो आपको पूछा कि ये कंसेप्ट को संशोधित किया है पियरे लाप्लास ने। तो लाप्लास ने इस परिकल्पना को और विस्तृत किया और उसमें गणितीय समीकरणों का उन्होंने उपयोग किया। परिकल्पना क्या थी निहारिका, तो ये एक ऐसा सिद्धांत सौर मंडल के निर्माण की व्याख्या करता है, और इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल एक विशाल गैस और धूल के बादल से बना है। कि सौर मंडल अपना है ना बहुत विशाल गैस और धूल का बादल है, और इस बादल के धीरे धीरे घूमने और ठंडा होने के कारण इसका केंद्र सघन होता गया है। बादल घूमते ठंडा होते हैं तो इसका सेंटर एक तरीके से सघन हो गया और एक तारा बन गया। यहाँ पर शेष पदार्थ चपटे डिस्क के रूप में फैल गए और धीरे धीरे ग्रह बन गए। तो ये पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर इन्होंने बताया कि सौरमंडल बना कैसे, ग्रह कैसे बनाए। जो ठंडा हो गया वो तो आपका सूर्य बन गया, और जो बाकी ठंडे पीछे रह गए चपटे पर डिस्क के रूप में रह गए, फिर वो ग्रह में कन्वर्ट हो गए। फिर इसमें गणितीय फॉर्मूले वगैरह इंसर्ट की, तो लाप्लास ने इसमें कुछ बदलाव किया है। और बाकी ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुपातिक मात्रा कितनी होती है, सीमेंट में सिलिका कितनी होती है,
लगभग 17 से 25% सीमेंट में सिलिका है। सीमेंट में सबसे अधिक होता क्या है? चूना होता है। सीमेंट में चूने की बात करें तो 60 से 67% चूना है। तो कच्चा मटेरियल में चूना पत्थर से जो प्राप्त होता है वो चूना सबसे अधिक है, कैल्शियम ऑक्साइड। सिलिका होती है 17 से 25 से, जो सीमेंट में ताकत और स्थायित्व प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सीमेंट में 3 से 8% एल्यूमिना होता है, जो सीमेंट को जल्दी सेट होने में मदद करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। इसके अतिरिक्त 2 से 3% आयरन ऑक्साइड भी होता है, जो सीमेंट को रंग देता है, इसकी सेटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है 1 से 2%। तो ये सीमेंट के घटक हो गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना, सिलिका, चूना। और इसका परसेंटेज में मात्रा जो सवाल पूछा है वो चीज़ें भी क्लियर है। चूना 60 से 67 है, सिलिका 17 से 25 है, और एल्यूमिना 3 से 8 है, आयरन ऑक्साइड 2 से 3 है, बाकी मैग्नीशिया 1 से 2% है। अगला सवाल यहाँ पर आपके समक्ष टाइफ्लॉप्स, ये क्या है? टाइफ्लॉप्स। टाइफ्लॉप्स ब्लाइंड स्नेक को कहते हैं। टाइफ्लॉप्स एक सांपों की प्रजाति है। ये सांप जहरीला नहीं होता है। आमतौर पर इसे ब्लाइंड कहते हैं क्योंकि ये सांप मुख्यतः भूमिगत जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं और जिससे वे दिखाई नहीं देती हैं। तो ब्लाइंड स्नेक है, टाइफ्लॉप्स है, बिल्कुल फ्लॉप्स है, ब्लाइंड हो गया। नेक्स्ट आपका है स्फेनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है? जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और बारहमासी प्रकंद होता है, जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है। तो ये एक पादप का ही नाम है। तो स्फिनोप्सिडा एक तरीके से मैं कहूँगा कौन से पादप के अंतर्गत आता है? तो सेहवनी पौधे में टेरिडोफाइट के अंतर्गत ही आता है। तो टेरिडोफाइट में भी एक ग्रुप है, समूह है, जिसका नाम है स्पिनोप्सिडा। और इस पे इसका एक उदाहरण जीवित प्रतिनिधि है, वो है 21 सेटम। 21 सेटम इसका एकमात्र, इन्होंने कहा एकमात्र इसका जीवित प्रतिनिधि है। और इसकी क्या विशेषता है? तो ये भूमिगत होता है, बिल्कुल जमी के आधार पर ही और जमी से जुड़ा हुआ, धीरे धीरे बढ़ता है और 12 महीने प्रकंद ये पैदा करता है और भूमिगत शाखाएं भी देता है। ठीक है, भूमि पर ही भूमिगत है, धीरे धीरे बढ़ने वाला। तो ये स्पिनोप्सिडा का ही एक समूह है 21 सेटम, और ये एकमात्र जीवित प्रतिनिधि हैं और ये टेरिडोफाइट समूह के अंतर्गत आता है। जिसमें अगला सवाल अपन देखते हैं, इस वीडियो का अंतिम सवाल 100th। सिस्मोग्राफ का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ सभी को पता, भूकंप मापने के लिए। भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का करते हैं, लेकिन भूकंप की तीव्रता किसके अनुसार सेट होती है? तो रिएक्टर स्केल के अनुसार कि भूकंप कितनी तीव्रता का है, तो कितनी मैग्नीट्यूड का है, उसको मापने के लिए जो रिएक्टर स्केल रहती है लगभग 1 से लेकर 9 तक, नंबर 0 से 9 तक। ये रिएक्टर स्केल को कब विकसित किया है? 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स एफ रिक्टर ने इसको विकसित किया है। और इसमें आमतौर पर 0 से 9 या उससे अधिक तक इसमें मान होता है, जो बताता है कि भूकंप कितना शक्तिशाली। तो ये 100 तक क्वेश्चंस कंप्लीट 2 वीडियो में। धीरे धीरे कोशिश करेंगे जल्द 1100 क्वेश्चंस हो जाएं। कल से अपन कंटिन्यू इसका सवाल नंबर 101 का फिर इस टाइप से आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरी PDF ऑलरेडी तैयार है। फिलहाल 286 पेजेज में यहाँ पर ये लास्ट पेज है, SSC GD 2024 का है लास्ट। तो ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हैं, अपडेट होती रहेगी। मैं बता दूं MTS का पेपर होगा, क्योंकि 2024 में जो शेड्यूल्ड एग्जाम आपके SSC के हैं उसमें CGL CHSL फेज 12 और CPU JEE GD ये हो चुके हैं और MTS का भी चल रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस आपके लगभग 66 शिफ्ट में तो अच्छे खासे सवाल रहेंगे, उसको अपडेट कर देंगे। MTS का एग्ज़ाम जैसे ही 14 नवंबर को ख़त्म होगा और 20 नवंबर तक उसके आंसर के आने के चांसेज हैं। तो 2 से 3 दिन में, उसी दिन कोशिश करेंगे 1-2 दिन में जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो अपन इस PDF में अपडेट कर देंगे। तो आपने एक बार PDF बाई कर ली ना, तो वेबसाइट से दोबारा आप उसको डाउनलोड करेंगे ना अकाउंट से, तो वो उसी पेमेंट हो चुका है, लेकिन आपके अकाउंट में वो PDF दोबारा अपडेटेड मिल जाएगी, सवाल सहित मिल जाएगी। और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह ऐड होते रहते हैं, वो वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी वेबसाइट से। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं, विशेषकर 2023 से 24 लेटेस्ट एग्जाम्स के एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इस प्रकार कवर करते। तो नए नए यहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बाकी बेसिक कंसेप्ट यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और न्यू कैंडिडेट हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना इस सीरीज से जुड़ने के लिए। बाकी वेबसाइट पर विजिट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी आज के लिए बेहतरीन डील चल रही है लोएस्ट प्राइस में, फिर इसकी प्राइस बढ़ा देंगे और इसमें अपडेट हमेशा मिलता रहेगा इसी प्राइस में, चाहे आपने ये PDF किस भी प्राइस में ली है, अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।